नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में आ चुके हैं हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं और प्रोफेसर संगीत रागी जी पहुंचने वाले होंगे। आज खबरें तो बहुत सारी थी, लेकिन अभी जो ताजा बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से वैध करार दे दिया है। फाइनल फैसला एसआईआर की कार्रवाई पर आ गया है और आज को आप यूं कहिए कि एसआईआर और चुनाव आयोग पर जितने सवाल अभी तक चल रहे थे बंगाल के इलेक्शन से शुरू हुए और अब तक, वो सारे सवालों का एक किस्म से पटाक्षेप आज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे सवालों के जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने जो भी प्रक्रिया जैसे भी जितने बड़े पैमाने पर भी की, जिन दस्तावेजों के साथ भी की, जहां जहां भी की, बिल्कुल उचित की। यह प्रक्रिया वैध है और पूरी तरीके से संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना यह भी चुनाव आयोग का वैधानिक कार्य है और उसे निष्पक्ष और शुद्ध करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कराया गया एसआईआर पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है और चुनाव आयोग ने किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले एसआईआर कराया गया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद फिर बंगाल का इलेक्शन आया, उसमें भी एसआईआर हुआ। अब इसके खिलाफ खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई थी, इसमें बहुत सारे पिटिशनर थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट इस पर सुना दिया है। अब क्या सवाल जो है इस पर खत्म होंगे, ये अभी भी मुद्दा लेकिन है। मैं आपको थोड़ी और जानकारी इसमें दे देता हूं। पहले तो इसमें पिटिशनर कौन कौन थे? मनोज झा आरजेडी वाले, महुआ मोइत्रा टीएमसी से, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी से, पप्पू यादव आरजेडी के एक और सांसद हैं सुधाकर सिंह, वो भी याचिकाकर्ताओं में शामिल थे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं थी जैसा आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि हमारे ही कहने पर आधार कार्ड को इसमें एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना चुनाव आयोग ने, तो इसको मनमाना जो है वो नहीं कहा जा सकता। एक इंपॉर्टेंट बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो कही है कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की है, किसी की नागरिकता तय नहीं की है, बल्कि सिर्फ यह देखा है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं है। अदालत ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया से किसी को नागरिकता न मिलती है न छिनती है। फिर कोर्ट ने निर्देश दिया, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आप देखेंगे कि सारी हमारी राजनीति इस पर होगी, पॉलिटिक्स इस पर होगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन लोगों के नाम गैर नागरिक होने के शक में हटाए गए हैं, ऑब्वियसली सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि हम किसी की नागरिकता जांच नहीं रहे, लेकिन वोटर तो वही बनेगा जो नागरिक होगा, तो इस लिहाज से हमें कुछ हद तक तो वेरीफाई करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिनके भी नाम गैर नागरिक होने के शक में एसआईआर से हटाए गए वोटर लिस्ट से, उनके मामलों को 4 हफ्ते के अंदर गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण फॉरेन ट्राइब्यूनल जैसी संबंधित एजेंसियों को भेज दिए जाएं ताकि नागरिकता पर अंतिम फैसला वही करें। तो अब आप समझिए कि एसआईआर का फेज 2 मतलब एसआईआर के बाद का जो लॉजिकल चरण है, कंक्लूजन तक इस सारी बात को ले जाने का, वो अब शुरू होगा। अब चुनाव आयोग को वो सारा डेटा, जैसे कितने नाम कटे, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले भी शायद 30 लाख नाम कटे हैं, अब वो क्यों कटे हैं, तो अब ये जितने डाउटफुल नाम थे, चुनाव आयोग ने कहा ये सारे नाम आप सेंटर को भेज दीजिए और सेंटर अब इस पर आगे कार्रवाई करेगा और उसमें बाकायदा टाइम लिमिट भी दी गई है। अच्छा, मनोज झा, मैंने आपको बताया एक पिटिशनर थे, प्रोफेसर साहब भी आ गए हैं, सर बहुत स्वागत आपका। मनोज झा जी क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, देख लेते हैं। बंगाल में जो लाखों लोग येट टू बी क्लियर्ड, जिनके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ही एक न्यायाधीश ने कहा था इस बार नहीं तो अगली बार वोट दे। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की टिप्पणी आया करेगी। फर्ज कीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि उन लाखों में से सिर्फ 1000 प्रक्रिया में साफ होके आते हैं कि वो एलिजिबल थे, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था। कौन उसकी भरपाई करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन का सब। एक बार विपक्ष की पास सारी पार्टियां बैठेंगी और उसके बाद देखेंगे कि क्या हम न्यायालय से कुछ अन्य पहलुओं पे अलग से निर्देश की गुंजाइश देखते हैं। तो मनोज जी खैर अभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं, वो होंगे भी नहीं, वो अपोजिशन की पार्टी हैं तो उनका तो काम है ये कि इसमें देखें वो क्या कमी है। अब वो कह रहे हैं हम चुनाव आयोग के फैसले की समीक्षा करेंगे, लेकिन जितनी बातें अभी आई हैं इस फैसले में, त्रिपाठी जी, हुआ मामले का समाधान या नहीं हुआ अभी? नहीं, देखिए समाधान तो हो ही चुका है, लेकिन आपने अभी बड़ा अच्छा कहा कि वो नहीं मानेंगे। तो जो जग रहा है, सोने का अभिनय कर रहा है, उसको भला कहाँ से, जो बदमाश बच्चे होते हैं घर में ना, पढ़ाई जब नज़दीक आती है, पढ़ने का समय आता है, तो आप उनको उठाते रहिए, हर घर में ये होता होगा,
तो उठते ही नहीं, 7, 8, 9 कब बज जाता है पता नहीं चलता। और पता चला उनको घूमने टहलने जाना हो, कुछ और करने जाना, देखिए खट्ट से बढ़िया तैयार होकर खड़े हो जाएंगे। तो यही है, अपनी जीत मिले तो लोकतंत्र बड़ा अच्छा, चुनाव आयोग बड़ा अच्छा, ईवीएम बड़ा अच्छा, वोटर बड़ा अच्छा। अपने को वोट न मिले तो सुप्रीम कोर्ट भी खराब, इलेक्शन कमीशन भी खराब, ईवीएम भी खराब, वोटर लिस्ट खराब और मतदाता राक्षस। कांग्रेस नेता ने यही तो कहा था। तो ये पूरी तरह से वहां जाकर चला गया है जहां एक वर्ग है जो नहीं ही मानेगा। और मेरा ये मानना है अब जाकर इन लोगों को थोड़ा सा खुद भी ठहर कर सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ना कि आप कोई झूठ बोलते हैं, राजनीति में खूब बोला जाता है कि भाई हमारे पक्ष में हो जाए, हम लोग सामान्य जीवन में भी कुछ थोड़ा बहुत ट्वीक करते हैं, लेकिन जब आपको साफ साफ दिख रहा है तो भी अगर आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर लोकतंत्र में जनता जो है ना फिर दूसरी तरह से उसका हिसाब किताब बराबर करती है। क्योंकि राज्यसभा वगैरह तो तब होता है जब विधायक बहुत हों। सर सुना नहीं आपने? जी जी सॉरी, मैं कह रहा हूं राज्यसभा तब मिलती है जब विधायक वगैरह बहुत हों। अभी है उनकी कि नहीं है? मैं क्या मतलब अभी हैं, लेकिन हो पाएंगे इसमें संदेह अगले साल जा रही है, नहीं, कहां हो पाएंगे? झा साहब की अगले साल जा रही कांग्रेस है। तो कांग्रेस मदद कर देगी, मतलब यहाँ कहीं और से। मैं कह रहा हूं भाई जनता को पता चलेगा कि ऐसा करने के बाद भी मदद हो रही तो वो फिर सोचेगी। अच्छा चलें ठीक है। एक बात चुनाव आयोग के फैसले में और है, उन्होंने कहा है कि एक तो कि अब सारी संवैधानिक शक्तियां हैं चुनाव आयोग के पास, फिर उन्होंने कहा कि एसआईआर का अभ्यास अनुपातिकता के सिद्धांत पर भी खरा उतरता है, प्रोपोर्शनैलिटी। क्योंकि यह भी सवाल हुआ कि भाई इतने बड़े पैमाने पर आप करने की इजाजत किसने दी है कि आप हर राज्य में पूरे देश में आप जो है ऐसे चलाएंगे, ड्राइव चलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत पर भी ये एक्सरसाइज खरी उतरती है। सर कुछ बचता है अभी भी? नहीं, मैं बचता नहीं, अब तो आगे शुरू होगा जो महत्वपूर्ण काम है। जो एसआईआर का जो एक चरण पूरा हो गया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कर दी, उसने चुनाव आयोग को भी वैध ठहरा दिया। मेरे ख्याल से इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके, एसआईआर होनी चाहिए, देश भर में हो जाए। और उसमें जो चर्चा हो रही थी, एक तो वो जो बात आप भी कर रहे थे कि वो 27 लाख पर भी कुछ सुप्रीम कोर्ट जज साहब बोल देते कि उनका क्या करना है, तो वो भी अच्छा ऑपोजिशन अब 27 लाख पे अड़ा है। नहीं, अपोजिशन की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट खुद ही कर देता, क्योंकि वो तो फाइल उन्हीं के पास है ना, और किसी के पास तो है नहीं, चुनाव आयोग के पास तो थी नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि अब जो दूसरा चरण है वो कैसे चलेगा और उससे काम होगा। जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे कि एसआईआर से नागरिकता का, चुनाव आयोग के पास नागरिकता का अधिकार नहीं है, लेकिन नागरिकता का अधिकार इस तरह से भी है क्योंकि चुनाव आयोग को और क्या चेक करना होता है? पढ़ाई लिखाई तो चेक करनी नहीं है जी, जेंडर चेक करना नहीं है, धर्म जाति कुछ चेक करनी नहीं है, उन्हें तो केवल ये चेक करना है कि नागरिक है कि नहीं है। तो सुप्रीम को मतलब जो एसआईआर में दिए गए कायदे से, तो उसको इलेक्शन कमीशन ने नागरिक नहीं माना, और यही मतलब यही मतलब है। लेकिन उसमें स्पेस इसलिए मिलती है क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे कारणों से कोई आदमी अपने आप को नागरिक प्रूव नहीं कर पाया हो, ये एक वजह है, इसलिए इसको नागरिकता के उस मायने से नहीं देखा जाता। तो अब जो सेकंड फेज शुरू हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो इलेक्शन कमीशन अपनी लिस्ट भेजेगा, उसके बाद होम मिनिस्ट्री और जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो भी डिपार्टमेंट है वो तय करेगा कि उनकी नागरिकता क्या है। और वो एक असली पॉलिटिकल इशू भी होगा मेरे ख्याल से, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो उस पर अपनी बात रखेंगे और वहां से एक लॉजिकल कंक्लूजन पर हम पहुंचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब उस अगर अब देखते हैं कितने नाम भेजता है चुनाव आयोग। नहीं, वो तो सभी भेजने होंगे उनको, इसमें कितने का कहाँ प्रश्न आया। जिनको चुनाव आयोग ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुझे समझ में आया कि जो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने जिनको वोटिंग राइट नहीं दिया, वो सारे नाम उनको भेजने क्योंकि हैं। अभी तो, कोई बहुत सारे मामले अपील में भी है ना, लाखों मामले तो अपील भी में वो अपनी तरफ से भेज देंगे, वो भी अपील में भी चलते रहेंगे सब, और होम मिनिस्ट्री तय करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। इससे चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। सर जुड़ी जुड़ी खबरें बताता रहता हूँ, आपकी टिप्पणी आती है इस पे। लेकिन इसके साथ एक बड़ा काम जो हो गया वो शायद हम बाद में चर्चा करेंगे, मरे हुए लोगों का नाम भी भेजेगा, डेमोग्राफिक मिशन वाला। अभी आता हूँ सर, वो इसी पे आ रहा था। हाँ, सर मरे हुए लोगों का नाम भी भेजेगा होम अब आप मिनिस्ट्री। देखिए मजाक कर रहे हैं सुबह सुबह। मैंने तो एक तार्किक प्रश्न खड़ा किया जो नहीं विजय सर, जी ने मुझे कहा। लगता है इस वो पहले 60 लाख वाले नाम नहीं है इसमें, मैं भी इसमें वो आगे के 30 लाख वाले नाम। मैं भी वही कहना चाहता हूं कि देखिए जो 70 लाख नाम काटे गए उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, किसी ने रिप्रेजेंटेशन उस पर नहीं दिया कि हमारे नाम क्यों काटे गए। कायदे से पॉलिटिकल पार्टी को यदि कोई इंडिविजुअल नहीं आता तो इंडिविजुअल पार्टी के पास आता, या टीएमसी का तो बहुत नेटवर्क था, गांव-गांव तक नेटवर्क था, गली मोहल्ले तक नेटवर्क था, वो उनका रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे। लेकिन ऐसा उन 70 लाख लोगों में से किसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है। दूसरी कि ये जो 23 लाख वाला वोटर है या 27 लाख वाला वोटर, मोटा मोटी मान लेते हैं 30, अब उसमें है कि एक के पिताजी जो है वो 57 वर्ष के हैं,
बालक जो है, बेटा जो है वो 52 वर्ष का है, तो हो सकता है अडॉप्ट कर लिया होगा, बाप उसी समय अपना 52 वर्ष के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया होगा, या अपने के बराबर उम्र के बच्चों का वो अडॉप्ट कर लिया होगा। लॉजिकल जिसको फैलेसी जो है ना, डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर देखा है। एक आदमी है, उसका बाप का नाम कुछ था, दादा का नाम कुछ था, फिर कुछ और नाम आ जा रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको चिन्हित करना भी ये जिम्मेदारी बन जाती है चुनाव आयोग की। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दे दिया है तो स्वाभाविक तौर पे ये इसमें अब एक सवाल ये है सर, जो सर अभी बात कह रहे थे कि ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले हैं, इनका मतलब तो यही है कि ये अपने आप को वोटर साबित नहीं कर पाए, इनके डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने जेन्युइन नहीं माने। बिल्कुल, यही बात है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सारे के सारे अब नागरिक मतलब विदेशी होने की श्रेणी में आ जाते हैं, उस लिहाज से भी डाउटफुल हो जाते हैं? नहीं 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 नहीं, देखिए, हो सकता है कि इनमें से अधिकांश मैं कह रहा हूं 70-80% इसमें विदेशी नागरिक ही साबित हो, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग साबित भी कर पाए कि नहीं उनके पास ये डॉक्यूमेंट है या नहीं। अब क्या होगा कि जो भारत सरकार की नागरिकता है, कोर्ट के हम डायरेक्टिव पर जाते हैं तो एसआईआर का जो प्रोसेस था उसको छोड़ दीजिए। अब एसआईआर की प्रक्रिया में तो वो 10 डॉक्यूमेंट थे प्लस आधार कार्ड जो जुड़ा हुआ था, वो सारे चीजें थे। उन सभी के आधार पर जजों को, जो जुडिशियल जो ऑफिसर्स थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था, उसके बेसिस पर उनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का निपटारा करना था। अब जो आया है वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ये सारे जिनको डाउटफुल, जिनको वोट नहीं देना दिया गया, उनके क्या एक ढंग से मान लिया है क्या सुप्रीम कोर्ट कि उनकी नागरिकता पर सवाल खड़ा हुआ है, इसलिए मंत्रालय को भेजा जाए, वहां पर इसमें चुनाव आयोग के भी रिस्पांस का जवाब एक चीज वेट करना। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सिटीजनशिप को लेकर नहीं है, वो आपकी टेक्निकल एरर्स को लेकर है। जो सिटीजनशिप वाला मसला था उसमें ये जो 27 लाख लोग तो वो हैं, जैसे हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो आप भी जानते हैं कि वो वोट दे रहे हैं लेकिन उनका जेंडर फीमेल लिखा हुआ है। अब वो नागरिक हैं कि नहीं है? नहीं, तो नहीं सर, वो 27 लाख लोग हैं। इसके बाद अपील में, इसके बाद एक चरण अपील का हो चुका है ना। हाँ, उसके बाद भी बच गए ना, वो अपील पर फैसला नहीं, लेकिन वो जो बचे हैं उन पर अपील पर फैसला नहीं हुआ। जिन लोगों को एक बार क्लैरिटी देते हैं, 100 नाम हो सकते हैं, लाखों नाम नहीं होंगे। एक क्लैरिटी देते हैं। जब ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के लाखों नाम आए, 60 लाख नाम कुछ आए थे, जितने आए, जितने भी नहीं 27 लाख नहीं, फाइनल लाख तो पक्के काट दिए गए। 60 आए थे। 60 आए थे। देखिए सर, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में 60 नहीं आए थे। 27 लाख हैं जो लॉजिकल काटा नहीं है। 27 बचे, पहले 60 थे। 27 लाख तो फाइनली काट दिए गए, जिनको वोट नहीं देने दिया गया। आए थे ज्यादा, काटे नहीं गए। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि काटे नहीं गए, उन पर फैसला नहीं हुआ। कोई हुआ ना अभी, ये है काटा नहीं गया। काटे गए जो तो अलग हो गए ना, वो तो सारी जिनको वोट नहीं दे, फाइनली जो लोग वोट नहीं दे पाए वो 27 लाख है। नहीं, क्यों ये बहस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस समय ये बहस इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपने फैसला ही नहीं किया कि भाई ये वैध है कि अवैध है। जब ये सारे नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के निकाले गए, उनको अपने कागज दोबारा देने का मौका एक बार दिया गया है। उसके बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि ये 27 लाख नाम जो है ये वैलिड नहीं पाए जाते, और फिर इनको ट्राइब्यूनल में जाने को कहा गया। 2 चरण हुए हैं सर। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से, जो मेरी जानकारी हो सकता है मैं गलत हूं, कि ये जो नाम थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इसमें इलेक्शन कमिशन ही नहीं है, ये सारा काम चल रहा था इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन। हम लोग मुझे लग रहा है ज्यादा इसमें टेक्निकल और ये मसला केवल इलेक्शन था सर। कितने नाम और किसके नाम भेजेगा चुनाव आयोग? अब ये पश्चिम बंगाल का नहीं है ना, ये पूरे देश भर का। ये डाउटफुल सिटीजन है, ये हमें भारतीय नहीं लग रहा। इसकी पहचान की जानी चाहिए। ये कितने नाम चुनाव आयोग भेजता है देखना होगा। और वो तो अब जो है अपनी पहचान बताते हुए लोग खुद व्हाट्सएप में आ गए 1 मिनट में, क्योंकि वो थोड़ा जुड़ी हुई बातें ना रह जाएंगी, फिर ब्रेक का टाइम हो जाएगा। कि लोग तो खुद ही चले जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, और वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर जब शुरू हुआ था तब भी चल दिए थे। अब वो वाली तस्वीरें दे दीजिए जरा, जो घुसपैठिए जो है बॉर्डर के पर खुद अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के चले गए, और वो खुद बता रहे हैं कि हमारे पास तो कागज भी है, हमारे पास वोटर कार्ड भी है, हमारे पास आधार कार्ड भी है, हम तब भी लेकिन हैं, खुद बता रहे हैं हम हैं बांग्लादेशी। तो कागज तो इनके बन गए थे ना। ये सब राहुल गांधी को भेज देना चाहिए था। ये भी बहुत सारे लोग होंगे जो चुनाव आयोग की लिस्ट से बाहर हुए होंगे, और इन सब के नाम भी जो हैं वो जाते होंगे अब सेंटर के पास।
अब अभी अमित शाह जी की बात कर रहे थे, कल अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री ने जो लाल किले से ऐलान किया था कि डेमोग्राफी चेंज खास तौर पर बॉर्डर की स्टेट्स में जो हो रही है, उनको उसको लेकर के एक हाई पावर्ड कमेटी बनेगी, वो कमेटी गठित कर दी गई है। कल अमित शाह जी ने उसका ऐलान कर दिया, तो उस पर भी काम शुरू हो गया है। अब वो कमेटी ये भी बताएगी, उसकी सिफारिशों में ये भी होगा कि एक तो ये डेमोग्राफी क्यों बदल रही है, ये अननेचुरल चेंज क्यों हो रहा है डेमोग्राफी के अंदर, अचानक से कहीं पर किसी धर्म की आबादी सीधे सीधे कि भाई मुस्लिम आबादी बॉर्डर स्टेट्स में अचानक कैसे बढ़ गई, कुछ ही वर्षों के अंदर वो 40%, कहीं 70% भी अचानक से उसमें वृद्धि दर जो है वो आ गई है। ये अननेचुरल वृद्धि है, ये कैसे हुआ और ये बाकी और राज्यों में भी कैसे हो रहा है, और इस अनुपात को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये सारी सिफारिशें वो कमेटी देगी। लेकिन मैं आपको इनकी बात सुनवाना चाह रहा था, इनमें से कुछ लोगों के रिएक्शन हमारे पास हैं जो खुद को बांग्लादेशी बताकर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। सुनिए। আমি 10-12 বছর আগে 10 বছর আগে কি করতে, এখানে কোথায় থাকতে? সন্দেলিয়া হ্যাঁ, সন্দেলিয়া কি কাজ করতে এখানে? মাঠের কাজ, জোগাড়ি কাজ, এইসব করতাম। আচ্ছা, তো এখন ফেরত যাচ্ছ? হ্যাঁ। ডকুমেন্ট আছে কিছু? না, হ্যাঁ, বানানোর চেষ্টা করেছিলে? করেছিলাম, হয়নি। কোথা দিয়ে এসেছিলে? বাংলাদেশ থেকে এসেছিলাম, মানে কোন বর্ডার দিয়ে এসেছিলে? ও গোজাডাঙ্গাতে এসেছিলাম। খোঁজাডাঙ্গা দিয়ে? দালালকে টাকা দিয়ে এসেছিলে? না না, এমনি চলে এলাম, তখন তো এত করতো না। পুলিশে বাইশি বলে যাচ্ছে যে তাদের কাগজপত্র নেই, তারা চলে যাও না। পরবর্তীতে আমরা ধরলি, মানে ওইসব ভয় দেখাচ্ছে আর কি। কি করতে এখানে, কোথায় থাকতে? আমি এখানে ওই এয়ারপোর্ট বাঁকড়া আছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঁকড়া চেনেন? হ্যাঁ। ওইখানে থাকতাম, ওই গাছের ডাব, নারকেল এগুলো পারতাম, বেচতাম। এই আচ্ছা, তো এখানে কোনো ডকুমেন্ট বানানোর চেষ্টা করেনি? না, আমি ওগুলো করি নাই। ওই টাকা পয়সার ব্যাপার, ওর টাকা পয়সা আমার কাছে নাই। ওই খাইয়ে ছেলে মেয়ে, ওই ছেলে মেয়ে এগুলো নিয়ে খাইয়ে বাঁচতে পারি না, ঘর ভাড়া দিতে পারি না। কি করে কি করবো, ওগুলো করি নাই আমরা। কি নাম তোমার? ফাহিম মালিকা, বাড়ি কোথায়? বাড়ি বাংলাদেশ। কতদিন আগে এখানে এসেছিলে? এই 6-7 মাস। 6-7 মাস। জি, কিভাবে এলে? ওই একজনের মাধ্যমে এসেছিলাম, কোনো দালাল? একজনের সাথে নিয়ে এসেছিল। টাকা পয়সা দিতে হয়েছিল? মানে থামতে কিছু লাগছিল টাকা পয়সা, 5-6 হাজার। 5-6 হাজার টাকা দিয়েছে জি দালালকে? জি। নিয়ে তারপর কোন বর্ডার দিয়ে এলে, কোথা দিয়ে এলে, কিভাবে এলে? আসছিলাম স্যার রাজশাহী বর্ডার দিয়ে। রাজশাহী? জি। এপাশে কোথায়? এবার তো খেয়াল নাই আমার। अब ये सब जे बयान सुन रहे तो हमारी भी ये बातें चल रही थी, हैरानी ये हो रही थी कितना मतलब कैजुअल है वो आदमी, कितना कैजुअली बता रहे हैं हाँ मैं बांग्लादेशी हूँ, मैं 10-12 साल पहले आया था, एक कह रहा है मैं 6-7 महीना पहले आया था। इसमें तो नहीं कोई बोला, लेकिन मैंने सुनिए बयान और लोग जो कह रहे हैं कि हमारे पास तो वोटर कार्ड भी है। आराम से बैठे हैं, खुद ही बॉर्डर के पास चले गए। हम मतलब किसी और देश के अंदर कोई व्यक्ति आके खुद ही बोले कि मैं भाई आपका नागरिक नहीं हूं, मैं तो बॉर्डर के नीचे से, सुरंग के नीचे से या तार काट के आया था। क्या करेगी उसके साथ, आप सोचिए वहां की सरकार। जैसे वो डंपी क्या कहते हैं, लेकिन डंकी हमारा रूट्स की प्रॉब्लम है कि हम वो भी नहीं कर सकते इनके साथ, क्योंकि फिर इन्हीं को रखना पड़ेगा। वो तो वैसे ही आपके यहाँ खाने पीने आया है, खाने कमाने आया है। अब आप उसको क्या करोगे? अब आप अभी कह रहे हैं होल्डिंग सेंटर में डालेंगे, बट कितनी मतलब नॉर्मलाइज कर दिया गया है इतनी बड़ी प्रॉब्लम को। ये सर, ये तो 12 साल पहले आया, उससे 12 साल पहले नहीं न आया, जाने कितने हैं। 12 साल पहले अब शुभेंदु अधिकारी जी, समीर जी क्या कह रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं इसीलिए मैंने ये नहीं ऑर्डर निकाला कि इनको पकड़ो और जेल में डालो। कह रहे मैं क्यों खिलाऊं पिलाऊं इनको अपने पैसों के ऊपर, सीधा होल्डिंग सेंटर में डालो और होल्डिंग सेंटर में कुछ दिनों के बाद सीधा बीएसएफ को भेजो और बीएसएफ इनका जो करना है करे। देखिए मुझे लगता है ये एग्जिस्टिंग फॉरेनर्स एक्ट है, कोई नया कानून नहीं है, और ये लोग चला जाना चाहिए। और उनका बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है मैं देखा था, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। अब क्या करेंगे, सवाल ये क्या करेंगे? वो तो बैठा है बॉर्डर पे जाकर के, लेकिन वो बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड ऐसे थोड़ी उसको ले लेगा, हलवा थोड़ी सर। नहीं, मुझे लगता है कि अब तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो गया है और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी जिक्र कर रहे हैं
जिस तरीके से लोगों के अंदर बांग्लादेश से जो घुसपैठ कर आए थे, जिन्होंने फर्जी अपना राशन कार्ड बना लिया, फर्जी आधार कार्ड बना लिया, जिन लोगों ने अपना फर्जी पहचान पत्र बना लिया, वो लोग ये समझ गए कि अब ममता बनर्जी सरकार में नहीं, हमें बचाने के लिए अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और जिस तरीके से कल अमित शाह जी ने घोषणा की कमेटी बनाने की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से किया था, तो केंद्र भी युद्ध स्तर पर इस पर कार्रवाई कर रहा है, बंगाल सरकार भी कर रही, तो अब वो खुद समझ रहे हैं और खुद होकर जा रहे हैं कि भाई बाद में हमें पकड़ के धक्का मार के भगाया जाए, इससे बेहतर है हम खुद चले जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जो बांग्लादेशी जा रहे हैं वो तो ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन उनको यहाँ पर घुसाकर लेकर आने वाले, उनका आधार कार्ड बनवाने वाले, उन्हें यहाँ संरक्षण देने वाले, उन्हें यहाँ राजनीतिक संरक्षण देने वाले, उनको यहाँ पर साधन संसाधन और सुविधा उपलब्ध कराने वाले कौन लोग थे? मुझे लग रहा है उसके लिए भी एक SIT बनाना चाहिए सरकार को और उनके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए। कौन लोग थे जिन लोगों ने ऐसे लोगों को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस देश के अंदर लेकर आए और देश की अपनी जनता का जो साधन संसाधन और सुविधाएं थी वो घुसपैठियों को दिया गया। मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने कल कहा है, स्पष्ट रूप से उसका डर उन लोगों को लगा होगा जिन लोगों को पता है कि हमने भले ही राशन कार्ड बना लिया है, भले ही हमने आधार कार्ड बनवा लिया है, लेकिन हम तो है घुसपैठे ही, आज नहीं तो कल हम पकड़ाई में आने वाले हैं। तो वो खुद समझदार लोग इसमें से जो लोग खुद होकर जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भी बचने की कोशिश करेंगे। तो जाएंगे कैसे? जैसे आए थे चोरी से, वैसे ही चोरी से वापस वहां जाएंगे। 1-1.5 करोड़ लोग तो नहीं जाएंगे इस तरीके से, ये बात तो तय है। लेकिन अभी ऐसे लोग हैं जो फिलहाल अभी आए होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने होंगे और जिनको लग रहा होगा कि यहाँ रहना नामुमकिन है, वो लोग जा रहे हैं। ये लोग तो चले जाएंगे BSF के माध्यम से, जानकारी के तो नहीं आए होंगे ना, ये तो पहली बात है। BSF तो बॉर्डर पर है ना, नहीं घुसपैठ जैसे भी अब ये भी बताऊं, ये भी बेमानी बहस है। हाँ सर, आ रहे हैं सर, ये मान लिया गया है कि आ रहे होंगे। आप इसको किसी की भी नाकामी मानिए, लेकिन आ रहे हैं तो फैक्ट है ना। लेकिन अब भेजने की जिम्मेदारी तो है, तो जैसे आए या वैसे ही जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि अब इनके वापसी तय है, सुनिश्चित है। विजय जी कह रहे हैं जरा उस पर बात हो जानी चाहिए। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है विजय जी, और 2014 से पहले यूपीए की जो सरकार थी उसमें से प्रकाश जायसवाल ने संसद पे आकर के बोला कि हमारे इतने करोड़ 1.5 करोड़ 2003 उसको छोड़ दीजिए, जरा 2 मिनट के लिए उनको इग्नोर कर देते हैं कि वो तो कांग्रेसी थे, उन्होंने गलती से उनके मुंह से निकल गया होगा। इंद्रजीत गुप्त जो है वो संसद के पटल पर 1 करोड़ बांग्लादेशियों के घुसपैठ की बात करते हैं, और ये तब वो यूपीए सरकार में वो इंद्रजीत गुप्त थे, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी उस समय, वो इंद्रजीत गुप्त CPI के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था। मेरे कहने का सीधा मतलब है, अब जब BSF पर बात करते हैं तो आप एक ढंग से तंज करते हैं कि अभी तो वर्तमान की सरकार जो है वो तो उसके भी तो BSF पे है वहां पर बॉर्डर। उस समय से जो, चूंकि बांग्लादेश का बॉर्डर हमारा बहुत पोरस बॉर्डर है, हुआ होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो ये सारे कुकर्म और दुष्कर्म किए हुए हैं ये पहले का पाला हुआ है, जिसमें 3 करोड़ छोड़े ना। मैं तो कह रहा हूं कि अब आगे की बात कीजिए ना, अब आगे क्या, अब आगे कैसे लौटेंगे सब ये सबके सब? नहीं सौरभ जी, सबसे पहले तो ये बड़ा अच्छा है, ये सब चर्चा खूब जमकर हो और ये सवाल बार बार पूछा जाता रहे कि 12 साल में कितने लोग गए। कोई नहीं पूछता है कि लगभग 80 साल में क्यों ये हुआ, और 80 साल में भी क्या, ये समस्या तो हमारे देश की सबसे ताकतवर कही जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में आई थी। सोचिए कैसा बढ़िया पत्रकारों का समूह, नैरेटिव, विमर्श, बौद्धिक कैसा रहा होगा कि आज तक इस पर चर्चा ही नहीं हुई कि ये समस्या शुरू किसकी वजह से हुई। ये समस्या शुरू हुई जब पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, ये घुसपैठी उसी समय तो थोक के भाव में ना आए। तो उस वक्त इंदिरा गांधी इतनी ताकतवर थी, उन्होंने एक काम करना था सिर्फ कि भाई ना आने देती, आने दिया। उसके बाद वो क्या, उनका आकाशवाणी पे बाकायदा एक प्रसारण है जिसमें वो कह रही कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, कैसे निपटेंगे। उसके बाद जरा सोच लीजिए, क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और पार्टी है जो घुसपैठियों के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, चलो चुनाव के समय ही सही मुद्दा कभी बनाती है क्या? ये बिल्कुल सही बात है, नहीं बनाती, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस देश के दूसरे राजनीतिक दलों ने उनको इलीगल इमिग्रेंट से परमानेंट वोट बैंक में बदल दिया है। पहला व्यक्ति है देश के गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह जिसने इस चुनौती को हेड ऑन लिया है। जैसे 370 को इस देश में किसी ने हेड ऑन नहीं लिया, जैसे नक्सल, माओवादी, आतंकवाद को किसी ने हेड ऑन नहीं लिया, जैसे किसानों की आमदनी दोगुना करने को किसी ने हेड ऑन नहीं लिया, जैसे महिलाओं की स्थिति बेहतर करने को किसी ने हेड ऑन नहीं लिया, जैसे इस देश के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए किसी हेड ऑन नहीं लिया, जैसे हर गांव में बिजली पहुंच जाए उसके लिए हेड ऑन नहीं लिया, जैसे नल से पानी पहुंचे उसके लिए किसी ने हेड ऑन नहीं लिया। पहली बार एक सरकार जो कह रही कि हम ले रहे हैं। समीक्षा कीजिएगा, रोज आप गाली दीजिएगा, रोज आप कहिएगा कि ये इतना रह गया, ये काम नहीं हुआ। सुन तो लीजिए। और ये सब काम हो गया ना, अभी तो आपने
हैंडल पे, अपने हैंडल पे लिखा कि आपके इलाके में लाइट नहीं आ उसी रही। पे कह रहा हूं कि तो तब इसको उसके छोड़िए, बाद रोज मसला आप क्या है? पूछिएगा, सर, रोज आप फैक्ट्स पूछिएगा। पर बात नहीं करते हम लोग, भाषण बहुत नहीं, देते हैं। फैक्ट्स पे ही कर रहा हूं, फैक्ट्स पर सर। मैं बात बताता हूं, आप सुनिए आप। 23 के आप भी बाद फैक्ट्स इस पर देश बात में करते हैं। पावर सरप्लस है। मेरे उस पोस्ट का आपने जिक्र किया, इसलिए मैं बता दूं, फिर कह रहा हूं कि पावर सरप्लस होने के बाद ये केंद्र सरकार ने कमाल का काम किया है कि 2023 के बाद अच्छा। आपके देश एक में मिनट, बिजली क्या की कह रहे हैं कमी आप? है। क्या कह रहे हैं? एक बार सर ब्रेक का समझ सर, हम क्या क्या कह रहे हैं? मुद्दों का मुद्दों मतलब से नहीं है। भटक रहे हैं, हम हाँ, फैक्ट मैं पर कह ही रहा नहीं, बात अब बात आ गई है तो फिर जवाब भी जाएगा ही ना। फैक्ट ही है सभी। हाँ, हाँ, बोलिए फैक्ट ही बात बोलिए है। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या फैक्ट नहीं बोला इन्होंने? नहीं, फैक्ट्स नहीं, फैक्ट्स में ये कह रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि इस सरकार ने हेड ऑन लिया, ये तो फैक्ट बात है, लेकिन ये फैक्ट की और ने नहीं लिया। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त में, मैं मनमोहन सिंह सरकार का पक्ष नहीं रख रहा, ये फैक्ट है, सरकार ने संसद में रखा है कि 15,000 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया, विदेशियों को भेजा गया, और इस सरकार ने 1400 लोगों को भेजा। ये भी इस सरकार के संसद में रखी। मैं संसद को हमेशा, जिस पर बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, संसद में जो कहा जाता है वो मैं सरकार के ईमानदार पक्ष के तौर पर देखता हूं, फैक्ट्स के तौर सर, पे, उसमें ये फर्क है। लेकिन ये कहना कि इस सरकार ने हेड ऑन लिया, नहीं, ये तो सर। यही है। और मैं अरे कह रहा हूं बोलिए, कि अब आप बोलिए, सर, बहुत शॉर्ट में, सर। लॉजिकल कंक्लूजन पर देखिए, पहुंच ये रहे बहुत हैं। बड़ी बौद्धिक बेईमानी होगी ये कहना कि इस सरकार ने 1500 और पहले 15। अरे तुम करोड़ों को घुसवाए और घुसवाने के बाद अभी कह रहे हो कि हमने 15,000। यहां पर यह सरकार एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था कर रही है। बिल्कुल, कि हम ये मूल इस बात चीज यही को हम समझ हम ये कर रहे हैं। ये सरकार एक पुख्ता इंतजाम कर रही है, एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था की जा रही है, और इसका आपको नतीजा पूरे देश ठीक है में सर, दिखेगा। उम्मीद करते सारे हैं देश में बांग्लादेशी पकड़े जाएंगे। सरकार आई है। उम्मीद कर, मैं तो कह रहा हूं बड़ी अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये पहलू अपने आदेश में रखा सर, है कि सारे नाम बताओ सेंटर एक को लाइन कौन में कौन है। ब्रेक पे जाने से पहले प्रशंसा कीजिए जी। कि किसी और गृह मंत्री ने नहीं किया ये काम, गृह मंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री ने, बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत बड़ा बनती है, काम है। बिल्कुल बनती है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में कल खूब बैठक मंथन चला है कांग्रेस के यहाँ। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल, जो कर्नाटक के प्रभारी हैं, रणदीप सुरजेवाला, ये सारे, और फैसला जिनके बीच में कराना था वो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, सब दिल्ली में थे। सुबह से शाम तक यही सब हुआ, और उसके बाद कांग्रेस ने कह दिया कि साहब हम तो इस पे तो हमने बात ही नहीं की कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चलिए खैर, ये भी बढ़िया रहा, लेकिन बात हुई थी। अब जो बात हुई है वो हम आपको बताते हैं। अब जो तमाम जगहों से, और आप सब जगह ऐसी ही खबर सुन रहे होंगे, वो ये आ रही है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदलने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस ने फैसला कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री बदल जाएगा। ये दोनों बहुत अलग बात है। सिद्धारमैया से कह दिया गया है कि आप राज्यसभा मॉडल पर सोचना शुरू कीजिए। जैसे नहीं, नीतीश जी का उदाहरण नहीं दिया होगा, लेकिन कहा उनसे करने को वही कहा गया है कि जो नीतीश कुमार जैसे आ गए कुर्सी छोड़ करके सीएम की यहाँ राज्यसभा में, आप भी अब राज्यसभा आ जाइए, और फिर आगे कुछ एडजस्टमेंट जो है वो कर दिया जाएगा। उनका आप कुछ आपके लिए कुछ बड़ा सोचेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि सत्ता में तो है नहीं कांग्रेस, तो क्या बड़ा सोचेगी? उनके लिए क्या पार्टी में कोई आप बड़ी पोस्ट दे दोगे उनको, इससे ज्यादा आप क्या करोगे? तो राहुल गांधी ने भी सिद्धारमैया से ये कहा है कि अब आप विचार करिए कि आप दिल्ली आ जाए, और बेंगलुरु से दिल्ली आप अपना स्थानांतरण करा लीजिए। बताया जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री जो हैं वो इस्तीफा दे भी सकते हैं। 28 तारीख चल रही है, अभी मीडिया में बात चल रही है कि 28 तारीख तक वो इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने ये कहा था मुझे 1-2 दिन विचार करने के लिए दीजिए। डीके शिव कुमार अभी दिल्ली में ही हैं, वापस नहीं लौटे हैं, और कल वो सीधे सिद्धारमैया के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग में शामिल होंगे 28 तारीख को। कल सिद्धारमैया दिल्ली पूरी तैयारी के साथ आए थे, उनके साथ बहुत सारे मंत्री आए थे, बहुत सारे विधायक आए थे, तो वो अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि सिर्फ कैबिनेट रिशफल पर बात हो जाए और वहीं पर मामला खत्म हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को एक बड़ा साफ साफ फैसला सुना दिया है। खबर है कि सिद्धारमैया राज्यसभा जाएंगे। सूत्रों से यह भी खबर है कि कर्नाटक में डीके शिव कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर उनके साथ 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, क्योंकि ये कांग्रेस के इकलौते ओबीसी सीएम चेहरा हैं। तो इनको हटाएंगे तो उसकी पूर्ति वहां करनी पड़ेगी। तो हो सकता है एक शेड्यूल कास्ट वर्ग से, एक ओबीसी वर्ग से, और एक महिला भी डिप्टी सीएम जो है वो बनाई जा सकती है। अब समीर जी आगे आपको खबर दें, उससे पहले जी परमेश्वर ये भी बहुत दिनों से इस उम्मीद में है कि मेरा नंबर भी कभी लगेगा, मेरा नंबर भी। जब झगड़ा होता है इनको लगता है कि मैं बीच में कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट बन जाऊंगा। ये भी चर्चा हुई कि सिद्धारमैया ये भी चाहते हैं शायद कि अगर मैं ना बनूं तो ये बने, डीके ना बने। तो जी ये क्या कह रहे हैं जी परमेश्वर, सुन लेते हैं। Our General Secretary AICC, who is in charge of Karnataka, Shri Randeep Surjewala ji is coming, and he will, whatever he says, that we will all follow, because he represents the High Command. After the Venugopal statement, after the Venugopal statement,
CM is going to resign. Is there any truth in that? What exactly? No, we will know only when Surjewala ji comes. Whatever decision taken by the High Command, he will announce. Sir, after the Venugopal statement, there is the most speculation in the Karnataka politics. Chief Minister will be resigned tomorrow. So how do you look at that, sir? No, as I said, we will wait for our General Secretary, Sri Surjewala ji. He is supposed to come to Bangalore. He will announce whatever the decision taken by the High Command. अच्छी बात है कि जी परमेश्वर जी ने कम से कम इस सवाल को डक नहीं किया, ये नहीं कहा ये तो आप फिजूल बात कर रहे हैं, तो कोई बात ही नहीं हुई सीएम बदलने की। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला जी हमारे प्रभारी इंचार्ज हैं, वो आएंगे, वो हाईकमान को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो फैसला बताएंगे हमको हाईकमान का डिसीजन होगा, वो हम सब लोग जो हैं वो मान लेंगे। बाकी समीर जी बताएंगे। सिद्धारमैया से जाने के लिए कह दिया गया, क्लियर है सर? बिल्कुल तय हो गया है, सिद्धारमैया जाएंगे और लंबे समय तक बैठक चली, 6 घंटे उन्होंने बैठक की है। 10 जनपद पे बैठक हुई। सोनिया गांधी पहली बार इस पूरे प्रकरण में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सोनिया गांधी का रहा। प्रियंका गांधी ने बड़ी भूमिका निभाई है इस पूरे प्रकरण के अंदर और यह तय कर लिया गया है कि अब सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाया जाएगा। अब राज्यसभा बुलाया जाएगा तो उनको क्या और देंगे, इसके अलावा देने के पास तो कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, उनको राज्यसभा दे देंगे क्योंकि राज्यसभा की 4 सीटें बेटे को मंत्री बनाने की बात, बेटे को आप मंत्री बना दोगे कि भाई आपके बेटे को मंत्री वहां पर बना देते हैं, या संगठन में क्या बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चलेगी, क्योंकि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष का पद डीके शिव कुमार छोड़ेंगे। तो सिद्धारमैया चाहेंगे कि उनका बेटा या उनके खेमे का कोई आदमी प्रदेश अध्यक्ष बने, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय प्रदेश अध्यक्ष उनका रहो। तो अब संगठन को लेकर भी क्या चर्चा होगी? अगर डीके शिव कुमार को आप बनाते हैं जो वकीलिंगा कम्युनिटी से आते हैं, तो उसके बाद क्या फिर आप किसी ओबीसी एसटी एससी कम्युनिटी को देगा? तो सतीश जारकिहोली का नाम भी चल रहा है कि सतीश जारकिहोली जो अभी एससी कम्युनिटी से आते हैं, अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री है, उनका चल रहा है कि वो या तो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे या फिर उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो तमाम तरह की चीजें चल रही है, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस ने तय कर लिया कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। सिद्धारमैया लेकिन आसानी से मान लेंगे फैसला? देखिए, अब सिद्धारमैया के पास कोई बहुत ऑप्शन नहीं है। सिद्धारमैया इस बात को भी जानते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विधायकों में इतना बड़ा फर्क है कि वो पार्टी तोड़ने की स्थिति में नहीं है, न वो सरकार बना सकते हैं न सरकार गिरा सकते हैं, और उनके पास राजनीतिक समय भी नहीं बचा। वो जिस उम्र में चले गए वो इस बात को जानते हैं कि अगली बार मैं मुख्यमंत्री किसी स्थिति में नहीं बनूंगा। अब वो ये चाहेंगे कि उनका बेटा कर्नाटक की राजनीति में सेटल हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने भी पंजाब का जो एपिसोड हुआ था कि अमरिंदर सिंह को जिस तरीके से हटाया था, उसके बाद अमरिंदर सिंह ने विद्रोह कर दिया था, राजस्थान में जिस तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुआ था, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हुआ था, मध्य प्रदेश में कमलनाथ बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मामला हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो कांग्रेस ने इस बार सुनिश्चित किया कि भाई कोई ऐसा अप्रिय स्थिति ना हो कि मुख्यमंत्री बगावत कर दे। अरे इस सबका क्रेडिट मैं देख रहा हूं राहुल गांधी को भी देने की वैसी चर्चाएं होने लगी हैं कि राहुल गांधी देखिए दक्षिण का किला मजबूत करने के लिए एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रहे हैं कि विजय तमिलनाडु में विजय के साथ चले गए डीएमके को छोड़कर, केरल में उन्होंने सतीशन को चुना, केसी वेणुगोपाल को नहीं चुना, ये भी बड़ा फैसला था, और यहां पर भी अब उन्होंने आखिरकार जो है फैसला कर ही लिया कि अब डीके शिव कुमार की बारी आ गई। सर आ गई डीके शिव कुमार की बारी? समीर जी कह रहे हैं, समीर जी की खबर गलत तो होती नहीं है, वैसे देश में चर्चा भी चल रही है। लेकिन अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब परमेश्वर साहब बोल रहे थे तो हर्षवर्धन जी ने एक विज्ञापन की लाइन याद की कि मन में लड्डू फूटा, मन में लड्डू फूटा। ऐसी कांग्रेस में और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसी चर्चाएं होती रहती। मुझे राजस्थान का ध्यान आता है कि जब हरदेव जोशी शिव चरण माथुर के बीच में झगड़ा हो रहा था तो हीरालाल देवपुरा बने। भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ जी और उनके बीच में हो रहा था तो रामप्रकाश गुप्त वो ऐतिहासिक कहीं क्षेत्र से निकाल कर बनाए गए थे। तो ऐसा अक्सर होता रहता है। और फिर उसको देखा मैंने, उनको देखा सिद्धारमैया जी को, उनको काफ़ी लोग स्वागत कर रहे हैं, चरण छू रहे हैं, माला पहना रहे हैं, और आपने बोला 28 तारीख को ये शायद इस्तीफा हो सकता है। फिर मुझे ध्यान है कल तो बकरीद है। ये सब मैं तो ऐसे सुना, सारी चीज़ों को एसेस कर रहा था। बकरे को रंग लगा के गला काटते हैं। लेकिन मतलब चर्चा हो रही है, फैसला हो रहा है। मैंने ध्यान रखिए, कह रहे हैं कि राहुल गांधी कसाई हैं। इस पे आपत्ति है आपको? सिद्धारमैया बकना इस पे नहीं है? नहीं हमको इस पर आपत्ति है कि राहुल गांधी को उसमें काटने वाले नहीं, लेकिन कमाल की सेकुलर चर्चा आप लोग कर रहे हैं। लेकिन ये तय पाया गया है भाई, ये तो स्पॉन्टेनियस विजय जी से आया, शिव कुमार स्पॉन्टेनियस इधर से भी निकला है, बन जाए चीफ मिनिस्टर। चलिए ठीक है, अब ये जब हो ना जाए तब तक तो ये एपिसोड ऐसा इसको यहाँ पर रखिए, राइडर के साथ इतने सीक्वल आ चुके हैं कि जब ये हो जाए ना राइडर के साथ बात करेंगे इस पर। ठीक है, अब इस पर आगे और समय भी हम बंदरों की लड़ाई में क्या बिल्ली का नहीं भाग बनेगा? देखते हैं।
तो इसीलिए मैंने आपका वो भी जिक्र कौन किया है? कि आगे ममता सर, आगे अभी भी एक आपको बड़ी लगता भाई है कि खड़गे जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? एक बड़ी बहस उत्तर प्रदेश में चल रही है। यूपी में अब चूंकि चुनाव का सीजन शुरू हो गया तो योगी जी अपनी उपलब्धियां, अपनी पार्टी सबकी बड़ाई कर रहे हैं। वो बता रहे हैं जगह जगह, और ये बता रहे हैं क्या था 10 साल पहले, क्या था, कैसी सरकार थी। जैसे कल उन्होंने कहा कि बिजली का संकट चल रहा है यूपी में, तो उन्होंने कहा कि भाई हम बिजली देते तो हैं, कटती है इसका मतलब देते हैं। और इनके टाइम में तो बिजली की तारों पे कपड़े सूखा करते थे, बिजली आती नहीं थी, लोगों को डर ही नहीं था कि करंट लग जाएगा। फिर भर्ती की बात उन्होंने की, तमाम तरीके की बातें की। ये केवल एक ये उन्होंने कहा कि जो भी ऐसी पार्टी होगी, सपा जैसी पार्टी, वो परिवार के आगे सोच ही नहीं सकती, ये उसके अंदर एक फंडामेंटल फ्लॉ है। अब चाहे फिर करप्शन की बात होगी, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात, व्हाटएवर, वो परिवार के आगे उसकी सोच नहीं जाएगी, वो जनता के बारे में सोच ही नहीं सकती, ऐसा उन्होंने कहा। वो आपको मैं सुनाऊंगा बयान। अखिलेश जी ने एक रिपोर्टर का इंटरव्यू ले लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोई यंग रिपोर्टर था, उसने कुछ सवाल पूछ लिया उनसे कि ऐसा क्यों नहीं होता, तो उन्होंने कहा मैं मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं थोड़ी हूँ चीफ मिनिस्टर। फिर आने का चलो मैं तुम्हारा क्विज लेता हूं। फिर उन्होंने अपने काम गिनाने शुरू किए। तो यहां हम ये बहस कर सकते हैं कि योगी जी जो कह रहे हैं उसमें दम ज्यादा है या अखिलेश जी की बात में भी कुछ दम है। तो योगी जी सुना दीजिए पहले, पहले अखिलेश जी सुन लीजिए। तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो ये हमसे क्यों पूछ रहे भाई? ये बताओ, एकाना देखा आपने? एकाना देखा है आपने? एक्सप्रेस वे देखा है? नेशनल पार्क देखा है? ये गाजीपुर कौन से गांव में आखिरी रुकती है सड़क? हैदरिया और पखनपुरा, मोहम्मदाबाद पखनपुरा तक एक्सप्रेस वे गया है गाजीपुर का हमारा। वहां मंडी बननी थी गाजीपुर के किसानों के लिए। वो ना खड़े रहने दो भाई, क्यों बैठा दो? सीखने आए कुछ। हाँ, ये कौन भेज रहा है तुझे? सवाल कौन है पहले उसका नाम बता। कौन सवाल भेज रहा है? ChatGPT से पूछ रहे हो? है बेटा? अच्छा नहीं, तो ये पूछ रहे, सीखने दो। तुम जिस समय ये बैठे हुए बदल दोगे, नौकरी रोजगार देंगे हम लोग। और मैं इस पढ़े लिखे नौजवान से कहूंगा कि SCL जो बनाया था वो देख के आना। SCL, क्योंकि जब तुम चीजें देखोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि हाँ, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम करती है। तुम कहीं देखते नहीं हो। मॉल गए थे, प्लासियो मॉल किसने बनवाया? आज सवाल हमारे तुम पे है, बोले किसने बनवाया? किसने बनवाया बताओ ना। ये जो प्लासियो मॉल घूमने जाते हो, स्टारबक की चाय पिए, कॉफी पिए आपने स्टारबक की? क्या करने जाते हो प्लासियो मॉल में? हैं? चलो इसको कोई कॉफी कितने दिन में गिर जाएगी? उन्होंने इसलिए ठीक कहा, यूपी में समाजवादी सरकार बनते ही दिल्ली गिर जाएगी। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। क्योंकि उनके एजेंडे में न गरीब था, न किसान था, न महिला थी, न युवा था। उनके एजेंडे में केवल परिवार था, भाई भतीजावाद था, और इसीलिए वे फेल थे। हम इसलिए सफल हैं क्योंकि हम लोगों ने बिना भेदभाव के इन सब के हितों के लिए कार्य किया। परिणाम दिखाई दे रहा है। बधाई जी, आप लोग आज जज हैं, दोनों के आपने दलीलें सुन ली हैं। जी त्रिपाठी जी, देखिए सबसे पहले तो ये कि उन्होंने अखिलेश जी ने जो कहा उस पर जरा तथ्यात्मक बात कर लेंगे। वो अक्सर एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो एक एक्सप्रेसवे बनवाया अखिलेश जी ने, और वो एक्सप्रेसवे कौन सा था? आगरा से लखनऊ। उसकी दूरी कितनी है? उसकी दूरी है 300 कुछ किलोमीटर, 302 या 303 किलोमीटर, एग्जैक्ट बता रहा हूँ।
उनसे पहले मायावती ने 165 किलोमीटर का ग्रेटर नोएडा से आगरा का एक्सप्रेसवे बनवाया, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते भाई? और हमारे उत्तर प्रदेश में, गर्व से कह रहा हूं, हमारे उत्तर प्रदेश में आज 1800 किलोमीटर से अधिक एक्सप्रेसवे है। तो 302 और 165 जोड़ लीजिए, हो गया 567-68। इसके बाद जितना बना किसके राज में बना? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है, चाहे यूपी की सरकार ने बनाया या केंद्र की सरकार ने। नंबर 1। नंबर 2, ये आज भी मैंने सुबह बड़ी गंभीर पोस्ट की है उत्तर प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि रात में कई बार बिजली की कटौती हुई, जगह जगह हो रही है। लेकिन हम बचपन से देखते आ रहे हैं और 17 से 22 का भी कालखंड याद है कि 4 घंटा तो पक्की कटौती, मतलब रोस्टर लगता था, 4 घंटे शहर में, 8 घंटे गांव में, यह पक्की कटौती थी। अब आपकी 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे जाती तो आदमी कहते कि अरे अभी की बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे, और आज के ऊर्जा मंत्री और आज की सरकार को हम घेरेंगे भी। अब जो बड़ी बात, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अखिलेश जी तंज बड़ा अच्छा करते हैं, उन्होंने कहा पलासी मॉल गए हो? अब जो लोग लखनऊ जानते हो जानते हैं, पलासी बड़ा सुंदर सा मॉल है, बहुत शानदार है। लेकिन भैया फिर ऐसे तो योगी जी कहें कि लुलू मॉल गए हो? पलासियों से तो बहुत बड़ा है लुलू। पलासियो या लुलू किसी सरकार की उपलब्धि नहीं हो सकती। उसमें उन्होंने एक गाना भी पूछा था। नहीं, मैं आगे की बात कर रहा हूं। पलासियो या लुलू मॉल किसी सरकार की उपलब्धि नहीं हो सकती है, ठीक बात, क्योंकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। स्टारबक्स कॉफी का, और जानकारी के लिए इकाना भी प्राइवेट ही बना अखिलेश जी के समय में। इकाना स्टेडियम वो भी प्राइवेट ही। HCL जो बोल रहे थे क्या था? HCL कोई कहीं लगाया होगा। मतलब मैं अखिलेश जी के काम को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं भाई कि लखनऊ से आगरा बहुत शानदार एक्सप्रेसवे है। आज भी मैं उससे जाता हूं तो बड़ा अच्छा है। लेकिन जब आप तुलना करते हैं तो ये सब बताना पड़ेगा, ठीक है। और बिजली के मामले में अगर सरप्लस बिजली है, जो रोज ऊर्जा मंत्री जी बता रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं, तो भैया फिर सरप्लस बिजली है तो मिल क्यों नहीं रही है? तो फिर 1 घंटे की, 10 मिनट की, 1 मिनट की भी कटौती क्यों हो रही है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। नहीं, मैं अच्छा आप बोलिए पहले इस पर। नहीं, मेरा दोनों को सुना आपने। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं तो 2001 से गाजियाबाद में रह रहा हूँ। 2001 में यहाँ पर आया था, और पहले बिजली कम से कम 6 घंटे से 7 घंटे से ज़्यादा कम नहीं कटा करती थी गाजियाबाद के अंदर। और चूंकि मैं दिल्ली से आया था तो लगता था कहाँ से आफत मोड़ ले लिया, कहाँ ऐसी जगह आकर के आ गए कि यहाँ तो, वहाँ तो बिजली 1 घंटे 2 घंटे कटती थी दिल्ली में, शीला दीक्षित के सरकार थी। तब लगता था परेशान हो जाते थे हम लोग, सब बाहर आ जाते थे, निकल करके आ जाते थे, 2-2 बजे रात में बाहर आ जाते थे, पता लगता है ट्रांसफार्मर फूक गया है, फलां हो गया, फलां हो गया। लेकिन इधर तो 6-6 घंटा 7-7 घंटा तक बिजली चली जाती थी अखिलेश जी के टाइम में, अखिलेश जी के समय में। तो उस दौर में और इस दर में एक बुनियादी फर्क है। दूसरी बात, आप जरा देखिए तो जो हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं उसको मैं दोहरा नहीं रहा हूं, उसे छोड़ दे रहा हूं। कितने इंडस्ट्री आप अपने समय पर लेकर के आए थे? अखिलेश जी बताएंगे। कितने लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार थे? क्या आप बताएंगे कि जान माल की सुरक्षा और गुंडागर्दी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या चल रहा था? ये तब पता लगता है जब आप योगी सरकार के साथ आप तुलना करते हैं, और किसी से भी पूछ लीजिए। ये मानते हुए कि इस बार बिजली का संकट है। ओके, मैं मानता हूं, बट ऐसा भी नहीं है कि जिससे लगता हो कि जैसे हमें तो इसलिए नहीं पता लग पाता है कई बार क्योंकि वो बैकअप ऐसा आता है, तुरंत आ जाता है। लेकिन मेरी तो नींद खुल जाए यदि बैकअप ये हो, यदि नहीं चले तो। ठीक है सर। तो वैसी स्थिति में कभी आजकल पता ही नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं 1 घंटे के लिए भी, 2 घंटे के लिए भी है, नहीं तो बिल्कुल है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताता हूं। लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव विपक्ष को एकजुट करने का एक प्रयास करने वाले हैं, लेकिन करने वाले हैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। बिहार के बाद बंगाल, असम, यहां पर इंडिया गठबंधन की हार हुई। अब इसके बाद एक पहला बड़ा मंच सजेगा जहां पर विपक्ष के सारे बड़े नेता आपको एक साथ दिखाई देंगे। मंच क्या होगा? दरअसल लालू यादव के पोते तेजस्वी यादव के बेटे, उनका आज पहला जन्मदिन है, लेकिन इस बार कार्यक्रम पटना या दिल्ली में ना रख के गाजियाबाद में रखा गया है। और गाजियाबाद में उनकी बेटी, दामाद, उनका फार्म हाउस है,
अगले साल यूपी का इलेक्शन भी है, तो क्या पता इसलिए यूपी चुना गया हो, क्योंकि ये बर्थडे, बच्चे के बर्थडे के मौके पर एक पॉलिटिकल जमावड़ा जो है वो आपको दिखाई देगा। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी के लिए ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, तमाम लोगों को इन्विटेशन भेजा गया है और इस पार्टी के जरिए लालू यादव शायद ये चाहते होंगे भाई चलो मेल मिलाप तो हो जाए। मेल, हाँ सर को आया नहीं बनता, सर को लालू यादव जी के बात बताइए। आरजेडी के सारे विधायक सांसद वो भी जो हैं वो भी दिल्ली से जो है वो बुलाए गए होंगे। समिति है तो इंटरेस्टिंग। मैं इतना कठोर तंज में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। जन्मदिन है बच्चे का। नहीं, मेरा मानना भाई न्योता मिले तो जाना ही चाहिए। नहीं, न्योता मिले तो सही। हाँ वही सर, आपने कहा कि वो गाजियाबाद में उनके दामाद का शायद फार्म हाउस है, वहाँ पे रखा है, तो पटना से सिर्फ गाजियाबाद फार्म हाउस के लिए नहीं आएंगे, उनको तो हिंदुस्तान में सभी जगह फार्म हाउस है, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ पर बना लेते। संपत्ति की तो कोई कमी सारे नहीं लोग बाकी जो आ रहे हैं वो सब दिल्ली में। बाकी लोग इससे कि ठीक है कि दिल्ली के आसपास दिल्ली से आ जाएंगे, लेकिन मुझे देखिए कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए, इंडिया गठबंधन को इकट्ठा करने के लिए, सबको साथ आने के लिए बेटे के पहले जन्मदिन का एक मौका मिला क्या? भाई परिवार के साथ अपने बेटे का जन्मदिन मनाते, पटना में जहां मनाता, और बाकी समय कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की हम बैठक बुला रहे हैं, दिल्ली में हम मिलेंगे, साथ में मिलकर चर्चा करेंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना है, कैसे आगे चुनाव की रणनीति तैयार करना है। तो इस तरीके से एक पारिवारिक माहौल के अंदर आप कर रहे हो, तो क्या वहाँ पारिवारिक माहौल में इकट्ठे होंगे तो क्या राजनीति की चर्चा होगी? तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से ठीक है, तेजस्वी जी के बच्चे का जन्मदिन है, वो इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। भाई मेरा दोस्त होगा, कोई इंडस्ट्री का दोस्त होगा, आप लोग होंगे, मैं आपको बुलाऊंगा, उनके दोस्त वो है, राहुल गांधी है, केजरीवाल जी उनको बुला रहे हैं। ये वाला थोड़ा निजी मसला होता है। पारिवारिक फंक्शन, इसमें राजनीति नहीं, इसमें अपने नहीं राजनीति, मेरा मानना है कि बहुत अच्छा है के भी लोग जाएंगे, बर्थडे पार्टी जाना चाहिए। राजनीति को लेकर राजनीति हो भी कैसे पाएगी? एक गेस्ट आएगा, दूसरा बाहर निकल रहा होगा, तीसरा गेस्ट आएगा, चौथा। अभी तो जब तस्वीर आएगी सर, आज हम तब सबकी पता तरफ से चलेगा शुभकामनाएं। इसकी इन तस्वीरों, हाँ सबकी तरफ से सबकी तरफ से और शुभकामनाएं। इस पर बात हम कल करेंगे तस्वीरों पे। तस्वीरों पर उस पर बात बर्थडे तो ठीक है, बच्चे की अच्छी लेकिन आप देखिए एक ये हैं तो सारे इंडिया गठबंधन के लोग ही। अब समाजवादी पार्टी की अभी हम बात कर रहे थे, अखिलेश यादव जी का एक बयान छोटा सा बीच में चला था, वो कह रहे थे हाँ उन्होंने ठीक कहा है ऐसा होगा। वो राहुल गांधी की बात कर रहे थे कि राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार 1 साल में गिर जाएगी, तो ये इसी को वो कह रहे थे हाँ वो राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने ऐसा कहा। लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव के नेता क्या कह रहे हैं? उनकी पार्टी के एक नेता है रविदास मेहता, कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी जो है ये गठबंधन, ये धर्म जो है ये नहीं निभाती है। कांग्रेस पार्टी जब जिसके साथ होती है वो आदमी हार जाता है, और ये इन्होंने फ्रेंडली फाइट करके तेजस्वी यादव का नुकसान किया, बंगाल में भी इन्होंने ममता बनर्जी का नुकसान किया, और यूपी में जब हमारे साथ लड़े थे तो हमारा भी नुकसान किया। कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं करती है। बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ तो 13 जगहों के ऊपर जो प्रत्याशी थे आरजेडी के, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया, और इसी कारण बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस पार्टी ने टीएमसी खिलाफ चुनाव लड़ने का काम किया और वहां पर सरकार टीएमसी की नहीं बन पाई। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 17 में गठबंधन हो गया था। गठबंधन के बाद जो है हम लखनऊ मध्य क्षेत्र से विधायक थे, प्रदेश सरकार के मंत्री थे। गठबंधन का प्रत्याशी घोषित होने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने एक साथ रोड शो किया, और 29 जनवरी 2017 को रोड शो किया, और 30 जनवरी को कांग्रेस पार्टी ने मेरे खिलाफ प्रत्याशी खड़ा कर दिया, जिससे भाजपा चुनाव जीत गई। पार्टी तो दर्द तो ये है उनका कि मैं हार गया, मेरे खिलाफ कैंडिडेट नहीं थे। लेकिन वो देखिए सौरभ, लेकिन ये क्यों नहीं उन्होंने कहा कि जिसके लिए अखिलेश जी प्रचार करते हैं वो हार जाता है। ममता जी के लिए प्रचार करने गए, वो ममता जी हार गई। बिहार में तेजस्वी के लिए प्रचार करने गए, माहौल बनाने लगा कि उत्तर प्रदेश में इससे हमारे लिए माहौल बनेगा, बिहार था। इस आरोप में दम, तमिलनाडु में स्टालिन, इस आरोप में दम हाँ, था। तमिलनाडु में स्टालिन। कांग्रेस का साथ खतरनाक है। कांग्रेस का तो दुख खुद का है कि वो जो साथ लेता है वो उनको हराने में लगा रहता है, वो नुकसान उनको हो रहा है। अभी तो वो उस लड़ाई से निकलने के लिए कर रहे हैं कि भाई हम अकेले ही लड़ रहे हैं, हारना ही है तो अकेले ही हार जाए। लेकिन मल्होत्रा जी का दुख तो ये है कि वो हार गए सीट को, और वो क्या नेताजी को अपने समझा सकते हैं कि भाई कांग्रेस के साथ ना जाए? हाँ, ये करना चाहिए ना, असली काम तो ये है। ये भी बड़ी बात है। नहीं, ये पहले भी बयान देते रहे कि इंडिया गठबंधन का नेता अखिलेश यादव को बनाया जाना चाहिए। ये मतलब इनको मुझे लगता है ये जिम्मेदारी दी गई है, कहते रहो। ये कहते रहे ना, एक लीडर ऐसा रहना चाहिए, रीजनल लीडर। बहुत पुराने नेता हैं और बहुत कहें कि एक तरह से जनता से जुड़े हुए नेता हैं। वो उनकी पीड़ा समझिए
कांग्रेस कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करती है, जो मतलब अगर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहें तो अगर वो नुकसान कर रही तो फिर आप अखिलेश जी और राहुल जी भले मुस्कुराते मिले, अगर नीचे नेता, नीचे प्रत्याशी, नीचे कमेटी मेंबर, नीचे पदाधिकारी वो लड़ रहे हैं तो कहां से होगा? डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि ईरान के साथ डील होगी और बहुत अच्छी डील होगी। अच्छी डील होगी तभी होगी, वरना कुछ नहीं होगा, वरना फिर हम बम पे वापस लौट आएंगे। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम वो कह रहे हैं कि वो हमें हैंडओवर करने के लिए तैयार हो गया। अगर ये हो गया तो फिर तो अमेरिका की तरफ से चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन ईरान के बयान जो हैं वो भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। इनफैक्ट ईरान के लोग तो ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, कि हम वो कह रहे हैं ना हम न्यूक्लियर पे बात करेंगे, ना हम अपने न्यूक्लियर सामान के ऊपर कोई समझौता करेंगे, ना हम ये किसी को देंगे। अब ट्रंप, लेकिन उन्होंने जो कल हमने आपको बात बताई थी अब्राहम अकॉर्ड वाली शर्त जोड़ दी है कि सारे जितने गल्फ कंट्रीज हैं, मुस्लिम देश हैं, जिन्होंने अब तक इस स्वीकार नहीं किया इजराइल को, वो सब उसको मान्यता दें, और इसको मैंडेटरी भी कह दिया उन्होंने। अब इसे पाकिस्तान कैसे फंस गया इसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन डील के बीच तनाव कम नहीं है, सीज फायर लागू है, लेकिन दोनों तरफ से उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमेरिकी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की समुद्री माइंस को उड़ा रही है, जिससे ईरान भड़का हुआ है। अब IRGC ने अमेरिका की MQ-9B ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। साथ ही यह भी कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। उधर इजराइल अभी भी लेबनान पर हमले कर रहा है, जिसकी वजह से सीज फायर बहुत ज्यादा खतरे में है। पिछले 24 घंटों में इजराइल ने लेबनान पर 180 से ज्यादा हमले किए। ये हमले दक्षिण पूर्वी लेबनान पर किए गए। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि इस हमले में 31 लोगों की मौत हो गई। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया, और इस सब हमलों के बीच पीस डील कैसे होगी, बात कैसे बनेगी, यह अभी भी सवाल है। अब मैंने आपसे कहा था कि एक पुख्ता इशारा मिला कि कुछ बात आगे बढ़ी है, वो कैसे। मैं आपको अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो भी भारत में ही थे, अब इन्होंने जहाज में अपने कुछ मीडिया से बात करते हुए एक बहुत अच्छी बात की, पॉजिटिव संकेत दिया। पहले तो वहीं से शुरू किया जो इनके राष्ट्रपति कहते हैं अच्छी डील होगी तो ही डील होगी, वरना डील नहीं होगी। चलें ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा कि हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, अब ड्राफ्ट पर बात हो रही है, ड्राफ्ट के कॉमा, फुल स्टॉप, सेंटेंस, इन सब पर जो है लोगों के ऑब्जेक्शंस और दावे, ये सब वो सब उस सब में हम लगे हुए हैं। अगर बात वहां तक पहुंच गई है तो फिर तो समझौता हो चुका। अगर केवल वर्डिंग, समझौते के शब्द, केवल वो मुद्दा रह गया है तो मतलब आप बाकी बात कर चुके हो। इनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है, आप सुन लीजिए। I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. सर, ये अगर वर्डिंग्स पर बात हो रही है, ड्राफ्ट के शब्दों पे बात हो रही है, तो फिर तो मतलब ये तो बिल्कुल आखिरी काम होता है। सर, आप बहुत उम्मीद कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, दुनिया भी कर रही है, लेकिन जब आपने ये कहा ना कि वर्डिंग्स, कॉमा, फुल स्टॉप, मैं बिना रेफरेंस के बात बता रहा हूँ आप, क्योंकि मैं उसका एक तरह से गवाह भी हूँ। जब आगरा में शिखर वार्ता हो रही थी भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच में, जनरल परवेज मुशर्रफ वहाँ पर थे और प्रधानमंत्री जी और अडवाणी जी, सुषमा जी, सब लोग, जसवंत सिंह जी, सब लोग मौजूद थे। और ड्राफ्ट्स की कॉपी पर पेन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा। और जसवंत सिंह जी जो उनके विदेश मंत्री थे, मैं नाम बोल रहा हूँ, कुरैशी शायद, तो उनके पास ले जाते थे ड्राफ्ट, और वो ड्राफ्ट परवेज मुशर्रफ साहब को दिखा देते थे। फिर उसमें से वो एक शब्द, एक कॉमा हटाया, फिर वो इधर दिखाया, और वाजपेयी जी और मोटे तौर पर अडवाणी जी को वो दिखाते थे। अडवाणी जी क्लियर कर दे तो वाजपेयी जी को दिखाते थे। और रात को लगा कि अब हो जाएगा 11:30 बजे, और 11:30 बजे जब आखिरी ड्राफ्ट, जिसपे बहुत सारे पेंसिल मार्क्स थे, पेंसिल से ही किया गया था, क्योंकि फाइनल जब हो तो जसवंत सिंह जी अडवाणी जी के पास लेकर पहुंचे तो अडवाणी जी एक शब्द पर अटक गए। अच्छा, ठीक है, अब उस शब्द का जिक्र मैं अभी नहीं करना चाहता। और बता दीजिए ना, इंटरेस्टिंग बन जाएगा। वो शब्द था टेररिज्म। अच्छा, कि उस पूरे प्रस्ताव में टेररिज्म शब्द को परवेज मुशर्रफ नहीं चाहते थे कि रखा जाए बातचीत के लिए, कि भाई अभी टेररिज्म। तो सुषमा जी को कहा अडवाणी जी ने कि आप ये वाजपेयी जी को दिखा दीजिए, वाजपेयी जी से बात कीजिए और बता दीजिए कि भाई अडवाणी जी इस पर सहमत नहीं है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और वो सुषमा जी ने, फिर जसवंत सिंह जी ने वाजपेयी जी को बताया। उन्होंने कहा ठीक है, जो अडवाणी जी कह रहे हैं, मतलब इसमें कोई असहमति वाली बात नहीं है। और वो वापस उनको दिया,
पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को, और वो परवेज के पास लेकर गए और वहाँ वार्ता टूट गई, एक शब्द पे टूट गई। और रात को जो सुबह अगले दिन अजमेर जाने वाले थे, क्योंकि उससे 1 घंटे पहले खुद परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने अपनी बेगम को कहा कि कल का दिन ऐतिहासिक होगा और हम इतिहास रचेंगे। अच्छा, क्योंकि उनको बहुत उम्मीद थी कि ये जो एग्रीमेंट हो जाएगा शिखर वार्ता का, तो उससे एक पूरा इतिहास बना जाएगा। और उसके आधा घंटे बाद परवेज मुशर्रफ ने कहा कि ये नहीं चलेगा, ये गड़बड़ है, इससे नहीं होगा। और फिर परवेज मुशर्रफ ने वाजपेयी जी को मैसेज किया कि मैं निकल रहा हूँ, आपसे मिलने जाना चाहता हूँ। और परवेज मुशर्रफ उनसे रात को मिलने गए 12 बजे, और वहाँ से बिना किसी को ब्रीफ किए वो चले गए और वो वार्ता फेल हो गई। मैं इसलिए ये प्रिकॉशंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ, इसका कोई रेफरेंस नहीं है कि ऐसा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जी, इंटरेस्टिंग कहानी तो है। लेकिन यहाँ पर वैसे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वो ये है कि यहाँ पर टेंजिबल बहुत कुछ है भाई। अगर वर्ड पे, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये आखिरी काम मुझे लग रहा है, अगर आप वर्ड पे आ गए हो तो मतलब आप ईरान को इतना तो मना ही चुके हो कि भाई तुम्हारे न्यूक्लियर का क्या, तुम ना वो तुम्हारा जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका क्या क्या करना है, उसका मुझे देना है, रशिया को देना है, तुम रखोगे, जो भी फैसला होना होगा वो हो गया होगा, तो तब ड्राफ्ट पे आए होगे। ये तो ठीक है ना सर? बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो अगर रेफरेंस को इससे नहीं जोड़ा जाए, मेरे को याद आ गई वो घटना। बहुत आपने बहुत अच्छा बताया सर। तो अगर इतनी सारी बातें हो चुकी हैं तो फिर हो सकता है सर, हम उम्मीद करें। ट्रम्प तो आजकल चुप ही बैठे हैं ज्यादा। मुझे लगता है कि जो ईरान ने कहा है कि ट्रम्प की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ट्रम्प ने ऐसा कब कहा कि उनकी बात पर कोई भरोसा करे? भारत के साथ जब बात हुई, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने वॉर रुकवाई है। फिर बोले कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरी बात हुई है फ़ोन के ऊपर। तमाम तरह के जो जिस तरीके से ट्रम्प के लगातार दुनिया में बयान आते रहे, किसी भी बयान पर उनकी सत्यता नहीं रही और सभी देशों ने उनके बयान को खारिज किया। तो मुझे लग रहा है कि ईरान ने भी जो कहा है, और अगर ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत लास्ट स्टेज पर होती तो कहीं तो ईरान इस बात तो कहता ना कि हमारी बातचीत लास्ट स्टेज के ऊपर है और उम्मीद कर रहे हैं कि हम किसी फाइनल ड्राफ्ट में पहुंचेंगे। एक सिरे से ईरान इस बातचीत को पूरी तरीके से खारिज कर रहा है। बातचीत के बीच में अमेरिका ईरान पे हमले कर रहा है, ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका का प्लेन गिरा दिया, उधर इसराइल लेबनान पे हमला कर रहा है। तो कहाँ ऐसा नजर आ रहा है कि इनकी बातचीत लास्ट स्टेज के अंदर है? और जिस यूरेनियम के लिए ईरान ने इतना मेहनत की है, वो उसके लिए उसने इतना युद्ध लड़ा, क्या वो आप कह देगा कि आप ले लो? उसने सारे हमले झेले, पूरा बर्बाद हो गया, उसके बाद वो पीछे नहीं हट रहा है। अब ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई वो सबके लिए तैयार हो गया है। अकॉर्ड का बीच में ट्रम्प ने जोड़ दिया कि आपको सबको इजराइल को मान्यता देनी होगी, हालांकि पाकिस्तान ने इसको लेके मना किया। ठीक है, अभी विजय सर ने बताया कि परवेज मुशर्रफ का और अटल जी की बातचीत का, भाई वहाँ दोनों अपने देशों के प्रमुख थे। परवेज मुशर्रफ जो फाइनल करेंगे वो पाकिस्तान से फाइनल बात थी, भारत से अटल जी की फाइनल बात थी। यहाँ कौन है ईरान के साथ जो फाइनल बात कर लेगा? मुस्तफा खमेनी है वहां, इतना तो लग रहा है, लेकिन अभी कोई स्थिति में नहीं है कि बातचीत करेगा। और जो जिस तरीके से ईरान के बयान लगातार आ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहा है कि इनके बीच में कोई बातचीत हो रही है। और इस बातचीत के बीच में अमेरिका हमले की बात कर रहा है, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी कोई बातचीत नहीं हुई है। अमेरिका अभी कहा तेहरान चले गए थे, पाकिस्तान के अभी जो सेना प्रमुख है वो चले गए थे। इसके अलावा तमाम लोग बातचीत बीच में कर रहे हैं, कतर बीच में बातचीत कर रहा है। आप अभी आप बहुत पॉजिटिव नहीं है? मैं बहुत पॉजिटिव नहीं हूं कि अभी लास्ट स्टेज बातचीत चल रही है, लेकिन ये कह देना कि पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया और बस साइन होना बाकी है, सारे समझौते हो गए, मुझे लगता है ये नहीं हुआ है। न कतर ने इस तरह का बयान दिया, कल तो एक ऐसी खबर मैंने पढ़ी, न पाकिस्तान का बयान आया इस संदर्भ के लिए। कल तो मैंने एक ऐसी खबर पढ़ी, उससे भी यही लगा मुझे कि शायद बात आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा कि वहां तो माइंस सब खत्म हो गई है। ये मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स या किसी विदेशी अखबार की रिपोर्ट थी कि अमेरिकी शिप्स जो हैं वो वहां पर अब आजादी से अपनी तरफ ही मूवमेंट कर रही हैं, और वो कुछ शिप्स को उन्होंने जाने भी दिया, अंदर भी जाने दिया है। तो मतलब वो माइंस वगैरह वहां से क्लियर कर ली गई। ये भी माहौल बनाने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। इन सब बातों को उस तरह से, मतलब एक पॉजिटिव बनाना हो तो इस तरह से कहें, नेगेटिव हो रहा हो तो कहते कि ये इस पर भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर भी मार्को रूबियो ने क्या कहा था, ये भी देख लीजिए। बात जो होती है उस पर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हो रही, बातचीत चल रही है दोनों के बीच में। सुना दीजिए मार्को रूबियो। The straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. The straits need to be open, unimpeded, without tolls, and obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to. ये कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा और फ्री भी रहेगा, उस पर ईरान को हम कोई टोल लगाने नहीं देंगे, लेकिन वो टोल लगा चुका है। अब वो वहां पर टोल ले रहा है। पहले उसने क्या कहा? पहले उसने कहा कि ये फ्री वाटर्स नहीं है, इंटरनेशनल वाटर नहीं है,
ये हमारा एरिया है, यहाँ पर हम टोल वसूलेंगे। जब दुनिया भर में बहुत हुआ तो फिर उसने ये कहा कि ये इसको आप कोई टोल मत कहिए, पहले उसने एक अथॉरिटी बनाई कि ये अथॉरिटी बना रहे हैं और ये डील करेगी यहां से गुजरने वाले जहाजों के साथ क्या करना है। फिर उसने कहा कि अब इसको टोल टैक्स मत कहिए, इसको एनवायरमेंटल टैक्स कहिए, ये हम स्ट्रेट के एनवायरमेंट को बचाने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए एक टैक्स लगा रहे हैं। सो अब वो जो है अलग तरीके से जो है काम वही करना चाह रहा है, लेकिन टैक्स वो वसूल रहा है वहां पर। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए, एक तो एक इसके बीच में एक कल की खबर है कि अमेरिका ने 4 मिसाइलें फिर दागी जो इस सब के बीच में, और ईरान ने बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन किया है कि जब हमारी बातचीत इस फेज में पहुंच गई है, एक तरह से जिसको फाइनल लिक कहते हैं, फाइनल फेज कहते हैं, वहां पहुंच गई है, और फिर इस तरह का हमला ये सीधे सीधे डिरेल करने जैसा है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही हुआ जो आप कह रहे हैं, जिस सवाल को आप बार बार पूछ रहे हैं, जिसके रेफरेंस में अभी विजय जी ने आगरा समिट की बात की। हालांकि आगरा समिट में ये वाली बात तो जो है वो दुरुस्त थी, इसके अलावा दोनों तरफ से सबोटाज भी बहुत हुआ था, उसकी भी कहानी विजय जी बताएंगे। इसका रेफरेंस उससे वर्डिंग वाली बात पर। और इसका मतलब ये हुआ कि ईरान और अमेरिका के बीच में भी बातचीत तो ड्राफ्ट तक पहुंच गई। यस, इसमें कोई संदेह नहीं। आप इसको मतलब जो कह रहे हैं वो एकदम दुरुस्त बात है। और मेरा ये मानना है दोनों को, जिसको हम लोग लंबे समय से बात कर रहे हैं कि रास्ता खोजते, कौन सी शर्त करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन दोनों को समझ में आ गया। देखिए, ईरान के लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक, अगर अमेरिकी बेड़ा वहां खड़ा रहेगा तो बहुत लंबे समय तक उनकी IRGC समुद्र में लड़ पाएगी, ऐसा नहीं। उनकी जमीन पर नहीं जा पाएंगे वो लोग, लेकिन समुद्र में तो हो जाएगी। जो आप कह रहे हैं माइंस हट गई, वो दूसरी चीज हो गई। तो मेरा ये मानना है कि पीस डील की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई बहुत अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं हुआ तो जल्द ही शांति होगी, होर्मुज फिर से खुलेगा। और जहां तक टोल की बात है, वो अपनी बात रख रहा है भाई, वो टोल नहीं ले रहा है। मतलब मैं जो अब सारी रिपोर्ट पढ़ के, वो टोल के चक्कर में भी नहीं, उसको पता है कि दुनिया दुश्मन हो जाएगी। वो ये चाहता है कि हमारे रिकंस्ट्रक्शन के लिए दुनिया साथ आए। एक लाइन की बात, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी बना दी उसने वहां पर। प्रोफेसर साहब, अब जो पाकिस्तान वाली बात थी, इब्राहिम अकॉर्ड वाली, ट्रंप ने जो एक तरीके से धमकी दी है सारे मुस्लिम देशों को कि अब इजराइल के साथ संबंध ठीक करो और इसको स्वीकार करो, इस पर उनके रक्षा मंत्री ने कल कहा था कि भाई ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। फिर ऑफिशियली, क्योंकि वो एक टीवी स्टूडियो में बोल रहे थे, ये सवाल ऑफिशियली पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि इस पर आपका क्या कहना है। सुनिए आप पाकिस्तान क्या कह रहा है इस पर, क्या वो इजराइल को ट्रंप के कहने पर स्वीकार करेगा। Our position with respect to it is that there are certain benchmarks that have to be achieved for this purpose for Pakistan, and that is a viable contiguous state of Palestine with Al-Quds al-Sharif, Jerusalem as its capital, and then see how this state has relationship with other countries, potentially with Israel. So our benchmark is that, and we are not aware. I mean, we are not concerned about who does not join the Abraham Accord. We view it in a very legal sense of the state of Palestine that we aspire and we support. तो ये कह रहे हैं, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि पहले फिलिस्तीन राष्ट्र बनाओ, जेरूसलम उसकी राजधानी बनाओ, जो जेरूसलम अभी इजराइल की राजधानी है, और उसके बाद फिर ये हमारी पहली शर्त है। नहीं, मैं उसमें थोड़ा सा और जोड़ देता हूं। इन्होंने जो कहा है वो कहा है कि 1967 से पहले के पोजीशन को, पैलेस्तीन को बहाल करो, और पूरा जेरूसलम नहीं, पूर्वी जेरूसलम को पैलेस्तीन की राजधानी बनाइए, जहां वो मस्जिद है, हाँ, अल-अक्सा मस्जिद, और उसको वहीं तो सभी है। एक अल-अक्सा मस्जिद थोड़े है, मैं तो हो करके आऊं, वहीं मस्जिद में वो एकदम जैसे काशी विश्वनाथ वाला स्थिति है, उसे अलग स्थिति नहीं है। वही ग्रेट वॉल है, आप ग्रेट वॉल है, वहां पर जाकर के आप देखेंगे तो उससे पूछेंगे तो ये मस्जिद है, और इधर क्रिश्चियन लोग पूजा करती है, ज्यूज लोग पूजा करते हैं। तो उनका उस पाकिस्तान का कहना है कि आप पहले 1967 से पूर्व की स्थिति बहाल कीजिए। दूसरी बात, पूर्वी जेरूसलम को आप उस फिलिस्तीन की राजधानी बनाइए, और एक उसे सेपरेट स्टेट एंटिटी के रूप में आप उसको मान्यता दे दीजिए। इतना यदि अमेरिका सुनिश्चित करा देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं होने वाला, तो इजराइल अब मर जाएगा, नहीं करेगा। दो राष्ट्र के सिद्धांत को तो कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वही नहीं हो रहा। इजराइल में कोई स्वीकार ही नहीं करेगा इस चीज को।
ऐसी स्थिति में तो ये संभव ही नहीं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का समझता है इस बात को अच्छी तरीके से कि ये काम नहीं तो होने ये जा रहा अब्राहम है। अकॉर्ड में साइन नहीं करेगा, तो नहीं होगा। ओके, ये क्लियर है। अब एक और ऐसा बयान आपको दिखाता हूं जिससे फिर उम्मीद थोड़ी सी बनती है कि शायद कुछ रास्ता निकल जाए शांति का। आपको मालूम है, हमने कल भी बात की थी, कतर आ गया इस सारी मीडिएशन के बीच में। पाकिस्तान है ही तो कतर एक मेजर रोल में आ गया, और ये ईरान के लोग कतर भी गए हुए थे, भी वो कल या परसों ही लौटे वापस। क्या कहानी है, कतर क्यों आया है? कतर के पास पड़ा है ईरान का पैसा, $12 बिलियन, वो ईरान के पैसे वो कतर के पास पड़े हैं, और अब ये उसकी नेगोशिएशंस भी शुरू हो गई हैं। तो ये भी, और कतर खासम खास है अमेरिका का, तो ये नेगोशिएशन भी कि ईरान का पैसा उसको लौटाया जाए, अमेरिका की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। ये सुनिए आप। कतर के पास ईरान के को $12 अरब है जो उसने फ्रीज किए हुए हैं या सैंक्शंस की वजह से वहां रुके हुए हैं। असल में तेहरान वो कोई सुलह के लिए नहीं, असल बात थी उन $12 अरब की, जो ईरान कह रहा है कि हमारे आपके पास हैं, आप हमें फौरन वापस करें, और इसके बाद जंग के बाद हमें फौरन पैसे चाहिए। तो ये $12 अरब तो फौरन कतर जो है वो बजरिया रूस हमें ट्रांसफर कर दे, बजरिया चीन हमें ट्रांसफर कर दे, उसके मुख्तलिफ रास्ते बताए गए कि कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, वो कर दें। तो ये क्योंकि ये भी ईरान की एक बहुत बड़ी शर्त थी समझौते की कि मेरे रिकंस्ट्रक्शन का पैसा कौन देगा, और दूसरा मेरे फ्रोजन एसेट्स आप लौटाइए, तो उस पर भी बात हो रही है। तो दिस अगेन अ पॉजिटिव सिग्नल सर। नहीं, अमेरिका ने तो कहा है कि हम 25% जो आपके फॉरेन ये जो एसेट्स देंगे, जिसको फ्रीज मैं कह रहा हूं कि पहली बार कोई टेंजिबल बात पता चली, टेंजिबल बात चल रही नहीं। मैं कह रहा हूँ ये बातचीत चल रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि बहुत कई बार बातचीत ऐसे किसी मसले पर अटक जाती है। उसका मेरा केवल रेफरेंस था। बातचीत बहुत आगे भी बढ़ रही है, और ये जो सारे इशू है ये तो बहुत मुश्किल इशू नहीं है कि पैसा वैसा और ये सब काम हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं। किस इशू पर कहीं अटक जाए वो एक आशंका बनी रहती है। बाकी तो प्रोग्रेस हो रही है, और ये कहना कि ईरान नहीं बातचीत कर रहा, ईरान बातचीत में पूरी तरह से शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, कतर उसको कैसे देख रहा है, वो सारी बातें भी वहाँ चल रही है। अब्राहम अकॉर्ड को एक अलग तरीके से, वो भी क्या होता है कि बातचीत को प्रेशर में लाने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को आप साथ दबाव डालने के लिए। हाँ, अब फाइनल बात तो पहले राउंड आ गया। अच्छा, हमारी ये बात मानिए, आपकी ये बात मानिए, वो सब एक त्रिपाठी जी ने कल एक जिक्र किया, मैंने तब तक नहीं देखी थी वो तस्वीर, तो फिर मैंने वो तस्वीर ढूंढवाई, वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। त्रिपाठी जी ने बताया था कि भाई आप कि हमने किस लेवल पे ट्रीट किया मार्को रूबियो की विजिट को, और अमेरिका को क्या संदेश दिया, वो एक तस्वीर से पता चलता है। वो विजुअल ले लीजिएगा तस्वीर पे। ये इसी की बात कर रहे थे आप? ये जयपुर से दिल्ली आ रहे थे मार्को रूबियो, जयपुर में अजमेर का किला देखने के बाद दिल्ली आ रहे थे। आप बस ये देखिए कि इनको सेंड ऑफ देने के लिए गया कौन है एयरपोर्ट पर, सी ऑफ करने के लिए कौन है एयरपोर्ट पर? ये दो तीन पुलिस वाले, एक सीआईएसएफ वाला, और एक वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी। ये कुल जमा लोग थे सारे सारे वहां पर। जी, आप मार्को रूबियो जी के लिए बता रहे हैं ये फोटो, या पाकिस्तान के लिए बता रहे हैं? नहीं सर, हाँ, ये दोनों के लिए है, और इस कल से बड़ी ये तस्वीर बड़ी वायरल भी चल रही है। मुझे लगता है ये मार्को रूबियो के सम्मान या अपमान के बजाय भारत सरकार की रुख के लिए, जिस तरह से आप हमसे बात करेंगे, वैसे जिस तरह का आप हमें प्रोटोकॉल देंगे, जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री की यात्रा को वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, अमेरिका में देखा जाएगा, ठीक वैसे ही आपको भी हम ट्रीट करेंगे। यहां पर जो लोग थे वो एक जनरल, जो डिप्लोमेट कोई भी आता है और अगर देश के किसी हिस्से में जाएगा तो उसका जिला प्रशासन इसी तरह से होता है। वो डिप्टी एसपी लेवल का आदमी दिख रहा था मुझे, तो कोई मतलब जो कहें कि वहां का ऊपर का अधिकारी भी नहीं दिख रहा था, डिप्टी एसपी लेवल का अधिकारी है, तो वो वहां थे। और इसको अगर यूं भी समझे, प्रोटोकॉल ये है कि एसपी होता है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है वहां का, तो हो सकता है जयपुर का डीएम वहां पर डीएम ठीक है, उसमें कोई ऐसा कोई इतना वो भी नहीं कर सकते क्या प्रोटोकॉल में जो ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि आप इसको जैसे ये समझना कि अमेरिका का कोई आया तो जो हम पहले जिस भाव में आते थे या कोई और आ गया, हम उस भाव में अब नहीं आते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन आएंगे तो उनको नरेंद्र मोदी उसी तरह का सम्मान देंगे जैसा उनको जाने पर मिलता है। लेकिन यह संभव नहीं है कि हमारे यहां के जो भी मंत्री होंगे या जो जिस लेवल के लोग होंगे उनको अमेरिका सामान्य व्यवहार करेगा, तो हमारे यहां भी सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा जो बहुत जनरल नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है। और बाकी ठीक है, बाकी हम डील करेंगे उनके साथ। जो बात वो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में वो वार्मनेस नहीं बची है। यह है इसका एक मैसेज
कि भाई उस तरह की वार्मनेस नहीं है। बाकी तो सब चलता रहता है हम डिप्लोमेसी तो ये में। कहें कि फिर ट्रंप चाह रहा है कि वार्मथ आए। हाँ इसको हाँ सर आए। ये भी समझिए ना, मतलब आपकी बात ठीक है, भाई मैं उसको दूसरे reference अमेरिका से कह जब रहा हूं। उस तरह से कर रहा है तो भारत भी वही कर रहा है कि हाँ, ठीक है हम तो आपके वही साथ बात जहां ऐसी जरूरत बात है होगी ना। वो करेंगे। वही बात ठीक है, रेस्पॉन्ड अरे भारत और अमेरिका के बीच गले वो वाला वीडियो नहीं देखा, शायद आपने भी नहीं देखा, कि नितिन नवीन साहब जयपुर गए थे तो चीफ सेक्रेटरी उनको लेने गए थे सलाम करने। देखिए ऐसा भी होता है। सर नितिन नवीन कुछ बना बिगाड़ सकते हैं, रूबियो क्या बिगाड़े। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी डील भी हुई है, इसकी चर्चा नहीं हो पाई थी, इसकी बात लेकिन करनी जरूरी है। दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ पर एक डील पर हस्ताक्षर किए कि इसकी जो सप्लाई चेन है, क्या कहते हैं सर उसको, ग्लोबल सप्लाई चेन, वो बनी रहे। और ये चाइना का एक ऑल्टरनेट रेयर अर्थ के लिए बनाने की कोशिश की गई है। ये डील सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और रक्षा तकनीकों की आपूर्ति को बढ़ावा देने और उसके लिए जितनी रेयर अर्थ की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करे। ये जो है उसके लिए दोनों देशों के बीच जो है वो अरेंजमेंट जो है वो किया गया। समीर जी, इंपॉर्टेंट डील है ये। नहीं, निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि चीन जिस तरीके से बहुत आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है इस क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, जिस तरीके से बीच में उसने भारत के साथ सप्लाई रोक दी थी कुछ समय के लिए, फिर बाद में अमेरिका का भी रोका था, सबके लिए रोक दी थी, बाद में फिर उससे शुरू किया, लेकिन तमाम शर्तों के साथ शुरू किया। तो दुनिया को ये लग रहा है कि भाई जिस तरीके से इस पे चीन का प्रभुत्व है, एकाधिकार है चीन का इसके ऊपर, और चीन आने वाले समय में फिर इसको लेकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चीन पर निर्भरता होगी, चीन पर भी बहुत ज्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता, वो कब कैसा निर्णय ले लेगा। तो उससे अलग रास्ता क्या हो सकता है, मुझे लगता है उसको देखते हुए एक मेरे मन में बहुत ही लेमन सवाल है इसको लेकर के। भाई उस सारा धंधा इस रेयर अर्थ का चीन के पास है, मतलब सामान से लेकर के मार्केटिंग सब उसकी है पूरी दुनिया में। तो हम और अमेरिका क्या है इसमें, डील की मतलब क्या है? नहीं देखिए, इसको पहले तो ये समझिए कि भारत के साथ कोई डील कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अभी जो हमारा बजट आया था, पहली बार, अब फिर मैं पहली बार ही कहना पड़ा, लेकिन सर सच तो यही है कि पहली बार भारत की खनिज संपदा को लेकर रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर 4 राज्यों में बनेगा, ये बजट में ऐलान किया गया। कहीं कुछ आप खोद लेते हैं, कहीं कुछ पा गए, कुछ कर लिया, कुछ दिन के लिए हो गया, वो सब चलता है। लेकिन रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर, जैसे अलग अलग समय पर हम कहते हैं ना कि यहां से यहां की सड़क बना देंगे, हाईवे बना देंगे, तो अब ऐसे ही ओडिशा, केरलम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनको लेके एक बढ़िया रेयर अर्थ में। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जहां दुनिया का बड़ा रेयर अर्थ मिनरल है। अभी रेयर अर्थ मिनरल क्या है? लिथियम है, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, टंगस्टन है, ऐसी ढेर सारी चीजें। इससे होता क्या है? अब अभी एक और इसके साथ जुड़ी हुई खबर मैं अभी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा भारत सरकार कर क्या रही है। आप कुछ भी कर लें, जो हम लोग रोज कहते हैं ना, कोई भी सामान्य व्यक्ति जो ये खबरें नहीं पढ़ता है, जो इसको जानकारी नहीं कहता कि चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट बिल इतना बढ़ता चला गया, 12 साल में क्या किया नरेंद्र मोदी ने। तो कैसे करेंगे भाई? आपने यहां पीएलआई स्कीम करके 14 कोर सेक्टर बनाने लगे, मोबाइल सब, फिर क्या हुआ? कहे बैटरी के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल बनता है वो कहां से आएगा? वो चीन से आएगा। जो आपके मोबाइल की स्क्रीन है, जो ओएलईडी दिखती, बड़ी बढ़िया सी चमकती हुई दिखती है, ज्यादा पिक्सल्स उसमें नजर आते हैं, वो कहां से आएगा? उसके लिए चाइना से आएगा। अब उस सब काम को भारत कर रही है। और अभी परसों का एक नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, जिसमें उसने कहा है कि सोलर सेल जो आप लगाते हैं वो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे लगाइए, अब वो आप बदल नहीं सकते हैं। और एक बात, 2 बात इसमें जरूरी जोड़ दूं। जापान प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और रिसाइकलिंग में मास्टर है। ठीक है, अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है और हम और ऑस्ट्रेलिया, हमारे पास खनिज, ये खनिज भारत से निकाले जाएंगे और इसमें अमेरिका सहायता करेगा। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक। अच्छा, पैक्ट सिलिका यही? बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी का नेक्स्ट लेवल है। पैक्ट सिलिका सिर्फ अमेरिका के साथ था, ये क्वाड में आ गया। कुछ बंगाल की इंटरेस्टिंग खबरें आप रह गई थी, आपको बता देता हूं मैं। टीएमसी में हार के बाद क्या हो रहा है ये आपको बताएंगे, और टीएमसी के कितने नेता इस वक्त जो हैं, और नेता जो मैं कह रहा हूं तो बड़े नेता, सांसद, विधायक, ये कितने लोग पाला बदल के बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। आने वाले वक्त में ममता बनर्जी का साथ बहुत सारे लोग छोड़ेंगे। बताया जा रहा है कि टीएमसी के करीब 20 सांसद और 50 विधायक, दावा तो यही है, ये पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। और ये दावा किसने किया है? ये बीजेपी के सांसद सौमित्र खान ने किया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 50 विधायक, 80 में से 50, जितने जीते उसमें से 50 बीजेपी में शामिल होने के लिए बेकरार हैं। और जो उनके पास 29 सांसद हैं लोकसभा के, उसमें से 20 वो भी पाला बदलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब फैसला जो है बीजेपी का आला कमान करेगा। दिल्ली से ऑर्डर आते ही टीएमसी बिखर जाएगी। विधानसभा चुनाव में हारने के बाद से
टीएमसी के अब 100 से ज्यादा पार्षद वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। और इस पर मैं आपको एक तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक का दर्द भी सुनाऊंगा, उसकी अपनी लीडरशिप से क्या शिकायत है वो भी आप देखेंगे, लेकिन पहले बीजेपी के सांसद का दावा देखिए। होता है ना, उसको जेल जाना जरूरत होता है। आज उसका घर का सामने बुलडोजर है, लेकिन वो 2021 में बहुत सारे गोलीबार बीजेपी कार्यकर्ता को द्वार तोड़ा था। तो पापिस्ट को इमीडिएट फल मिलना चाहिए, उसको नरक में जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस आज सेंट्रल कमेटी बोलेंगे, आज केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व एक बार बोलेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा, सब आने के लिए तैयार है। विधायक आपका विधानसभा में आए नहीं या 20 सांसद आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो है हमारा एक्टिव मेंबर्स भी चलेगा। उसको क्या बोले वो तो, अरे कोई नहीं रह पाएगा। सब चाहते हैं भाई, इतना पब्लिक ने इतना तृणमूल नेता को गंदा पब्लिक मतलब गंदा नेता बोल रहा है ना, पब्लिक ने तृणमूल नेता को गंदा नेता बोल रहा है, तो उसने सब लाज बोझ सोच के सब आ जाएगा। ये बात जो अभी अंत में कह रहे थे ना बीजेपी के सांसद, ये बात सही है। तृणमूल कांग्रेस के नेता लोग जब पब्लिक के बीच में जब जा रहे हैं, जहां क्योंकि बड़ा सेक्शन है बीजेपी के साथ अब तो वहां पे, तो कोई चोर 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 के नारे लगा देता है, कहीं उनके साथ कोई खराब व्यवहार हो जाता है, तो ये पब्लिक भी कर रही है उनके साथ। ऐसे कई तस्वीरें आ चुकी हैं। और प्रोफेसर साहब, एक ये तो इस दावा की इतनी सच्चाई है इसमें, और बीजेपी को क्या, अगर ये सब आने के लिए तैयार भी हो तो क्या इनको ले लेना चाहिए, ये तो एक बात है। राज्यसभा में भी एक अलग बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया हुआ इन दिनों। एक बीजेडी के सांसद ने कल ज्वाइन किया, वो पहले इस्तीफा देते हैं राज्यसभा से, फिर आते हैं। उनसे पहले 2 राज्यसभा सांसद ऐसा और कर चुके हैं। इस्तीफा देके आना क्यों, मतलब सीधे तो आ नहीं सकते, आप बंधे हुए हैं, कौन सा नियम होता है सर, दल बदल कानून से बने हुए हैं। इस्तीफा दे दीजिए। अब आपके पास विधानसभा में आपको ये कोई जनता से वोट लेके तो दोबारा इलेक्शन में आना नहीं है, ये तो विधायकों ने चुनना है। आपको पता है मेरे पास मेजोरिटी है, वो आ ही जाएगा, तो दोबारा रिलेक्ट होकर के। तो ऐसे राज्यसभा की संख्या बीजेपी बढ़ा रही है। इनके एक और सांसद है सुखेंदु शेखर रे, ये भी नाराज बैठे हैं। इन्होंने भी कल एक एक्स पर पोस्ट किया हुआ था अपनी लीडरशिप के खिलाफ। लेकिन क्या बीजेपी को इनको लेना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी को इनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर राइडर लगा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ये जरूर सुनिश्चित करना चाहेगी कि लोकसभा में उससे बाकी लोगों पर निर्भर न रहना पड़े और राज्यसभा में उसका सामान्य बहुमत तो हो ही जाए। तो मुझे लगता है कि सामान्य बहुमत को जुगाड़ करने के लिए राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी, ताकि अपने एलाइज पर भी डिपेंडेंट नहीं करें। ऐसा नहीं है कि एलाइज उनको धोखा दे रहे हैं या, लेकिन क्या होता है ना कि हम अपने आप को कितना मजबूत कर लें। एलाइज के साथ तो वो 2/3 की तरफ देख रहे हैं। मैं उसी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अभी क्या हुआ कि अभी विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में जहां पर उसको 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी वो नहीं कर पाई। तो स्वाभाविक है कि यदि कुछ बड़ा करना है 2029 के चुनाव से पहले, यदि कोई बड़ा लेजिस्लेशन लेकर के आना है भारतीय जनता पार्टी को, तो स्वाभाविक तौर पे जो समीर जी कल कह रहे थे कि ऑपरेशन लोटस आप नाम ले लीजिए या इच्छा से, उनकी इच्छा के प्रति सदास्यता दिखाते हुए आप उनको अपने घर में ले लें। भाई अगर 29 में से 20 एकमुश्त आने को तैयार है, मैं वही नहीं जानता आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन अगर ऐसा है, मैं वही कह, देखिए उनमें से बहुत सारे लोग तो नहीं आएंगे, क्योंकि पिछली बार जो था वो 42 के 42 विधायक जो थे वो मुस्लिम विधायक थे। मुझे नहीं लगता है कि उनमें से 1-2 को छोड़ करके कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने की कोशिश करेगा। सांसदों के में मुझे ऐसा लगता है कि इसकी संभावना है, और यदि वही ऑपरेशन हुआ जो आम आदमी के साथ हुआ, सर इसमें सच्चाई कितनी है कि ये सांसद आना चाहते हैं, इतने सांसद आना चाहते हैं? सौमित्र खान के बयान की सच्चाई उतनी है जितनी राहुल गांधी के बयान की सच्चाई है कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। अच्छा, जैसे और सौमित्र खान तो खुद टीएमसी से आए ना, 2014 में विष्णुपुर से टीएमसी से सांसद बने थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनते हैं। अब रागी साहब कह रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती तो भारतीय जनता पार्टी को हेमंत विश्व शर्मा नहीं मिलते, कभी भारतीय जनता पार्टी को सम्राट चौधरी नहीं मिलते,
भारतीय जनता पार्टी को शुभेंदु अधिकारी नहीं मिलते अगर भारतीय जनता पार्टी का नहीं लेती तो भूल नहीं पाते। तो ये हीरे जो मिले भारतीय जनता पार्टी को मिले ना हीरे। आप विजय जी के संपर्क में नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं, जो अच्छे नेता है उनको लेना चाहिए, मेरा ये कहना है। अगर टीएमसी से लोग नहीं आना चाह रहे, बीजेपी नहीं आना चाह रहे हैं, ये कह देना कि 20 के 20 सांसद आना चाह रहे हैं, 50 एमएलए आना चाह रहे होंगे, मुझे लगता है अतिशयोक्ति है। निश्चित रूप से विधायक काकोली घोष का कल हुआ ये मामला, जिस तरीके से उसका हुआ वो आने वाली है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि काकोली घोष के साथ 2 से 4 सांसद 5 साथ मिल जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए, तोड़ने की स्थिति में आ जाए। टीएमसी के विधायक को भी सुन लीजिए। मैं बोल दूं कि बीजेपी की जो लीडरशिप है वहां पर उन्होंने एक नए शब्द को गढ़ा है, वो है तत्काल बीजेपी। तत्काल मतलब ये नया शब्द वहां पे कॉइन किया गया, और तत्काल बीजेपी का मतलब ये जो टीएमसी के जो लोग आ रहे हैं या जो लोग आना चाहते हैं, उस तत्काल बीजेपी को अभी थोड़े दिन के लिए पॉज रखा जाए। हाँ। सौरभ एकदम से ना लिया, एकदम ना। सौरभ, आज भी एक बंगाल से एक व्यक्ति आकर के मुझे मिले, मेरे ऑफिस में मिले थे, उनका एक ही चीज कहना, भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत शब्द का प्रयोग किया, बोला पाड़ा होता है ना, तो पाड़ा में, हर पाड़ा में 1-2 ऐसे लोग होते हैं जो गुंडे, मवाली, बदमाश, वो पहले सीपीएम के साथ होते थे, फिर टीएमसी के साथ आ गए, अब वो चाहेंगे कि उनका धंधा सब चीज चलता रहे, तो सीधे बीजेपी में। ये तो हम लोग बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं तो ठीक है। अब वो टीएमसी के एक विधायक हैं, इनका नाम है संदीपन साहा। संदीपन साहा साहब ने काफी कुछ बताया अपनी पार्टी का, इस वक्त पार्टी के क्या हालात है। उन्होंने कहा नेता पार्टी का मनोबल, लोगों का मनोबल टूट रहा है, ये जितने पार्षद छोड़ के गए हैं ये बहुत चिंता की बात है, और ऐसे पार्टी नहीं चल पाएगी आगे, ये भी वो कह रहे हैं। सवाल हुआ कि ममता बनर्जी और अभिषेक, खासकर अभिषेक बनर्जी कुछ पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देते, लोगों से मिल नहीं रहे, बोले ये उनको करना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पार्टी में इस वक्त बहुत खराब हालात है। तो जहांगीर के नाम पे वहां पे सब कोई काम करता था, इतना उनका नाम था, वो जहांगीर चुनाव से पहले हट गया, पुष्पा झुक गया। इसका क्या प्रभाव नहीं पड़ रहा है? सिर्फ फलता बात नहीं है, फलता का प्रभाव पूरा पश्चिम बंगाल में गिर रहा है, हर केंद्र में गिर रहा है, जीता हुआ केंद्र में भी गिर रहा है और हारा हुआ केंद्र में तो गिर ही रहा है। यही वर्तमान परिस्थिति है। काउंसलर्स लोग के भी मनोबल टूट रहा है। वो लोग देख रहे हैं कि अभी इस सिचुएशन में जहां पे दल सरकार में नहीं है, तो वहां पे दल के तरफ से जो क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए या फिर एक दल कोई दिशा दिखाना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो काउंसलर अपने एरिया में और काम नहीं कर पाएंगे, कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, तो बेचारे क्या करेंगे? उनसे तो उनके लोग पूछ रहे होंगे अपने एरिया में कि आप काम करना चाहिए, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? जवाब जब नहीं है तब इस्तीफा ही दे रहे हैं। तो ये सिलसिला अगर चलता रहा तो क्या होगा किसी को नहीं पता। इन्होंने अपनी बात शुरू की फाल्ता के उपचुनाव से। उन्होंने कहा कि री इलेक्शन से उन्होंने कहा कि उसका बहुत खराब असर गया है, और जिस तरीके से वो जहांगीर खान टीएमसी का उम्मीदवार वो पीछे हट गया, उन्हें खुद का पुष्पा झुक गया, तो इसने मनोबल तोड़ दिया है पार्टी का। जी त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, एक तो ये कि जब खुद टीएमसी विधायक इस तरह की बात कर रहा हो तो सौमित्र खान को ये बताने की जरूरत ही नहीं कितने लोग आने वाले हैं। ये तो सीधे सीधे प्रमाण है, वो लक्षण थे, प्रमाण है। दूसरा, जहांगीर खान जो उल्लेख किया उन्होंने, जहांगीर खान ने जिस तरह से नाम वापस लिया और जिस तरह से कहा कि विकसित फाल्टा के लिए वो कोई शुभेंदु कुछ पैकेज देने वाले हैं, तो उससे स्पष्ट हो गया कि ये सब सत्ता के आधार पर आपको बड़े दिख रहे थे टीएमसी का, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो। जब ये हालात हो गए हैं तो फिर क्या 29 में 20 और क्या 29 में 29? अगर 10 में से 7 राज्यसभा सांसद एक साथ आ सकते हैं तो फिर कोई भी आ सकता है। और मेरा यह मानना है कि ये हम लगातार हर जगह पर देखते हैं, जो भी ताकतवर होता है, एक बड़ा वर्ग होता है जो सांसद विधायक के तौर पर चुना जाता है, उसको सत्ताधारी पार्टी चाहिए होती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जिस स्थिति में, और चूंकि यहां का मामला और थोड़ा क्लासिक है, शुभेंदु के होने से सारे के सारे टीएमसी के लोग उनके संपर्क में पहले से ही हैं। ठीक उसी तरह जैसे पड़ोसी असम में सारे कांग्रेसी हेमंत विश्व शर्मा के संपर्क में थे। आप इसको समझिए। बिल्कुल ठीक तो है, सबकी जो कमजोरनेस है, कहां डीलिंग हो सकती है, कहां जाके वो टूट सकते हैं, और सही समय है तो लोहा गर्म है, चोट भी हो, कितना मोड़ना है ये उनको पता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत भ्रम है, और हो सकता है कि जो राहुल गांधी ने कहा उसको अमित शाह एक चुनौती की तरह लें और नंबर अपने पूरे। भाई राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, अमित शाह चुनौती की तरह लें
और एक साल में 272 का आंकड़ा पार हो जाए। समीर जी ने कहा तो था ऐसा ना हो कि उनकी लीडर ऑपोजिशन की वही चली जाए, वही चली जाए। हाँ, रीजनल पार्टीज को तोड़ना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है ना, क्योंकि वो एक ही स्टेट में है तो उसका एंटी डिफेक्शन के लिए और वो नहीं, सारे और काम में आसान है। इस स्टेट की जो तासीर है उनको तो फ्यूचर अपना पता नहीं कहां पे खड़ा होगा भाई। अब तो ये वाला आ गया है ना, मान लीजिए लोकसभा के उतने सांसद टूट गए, पूरी पार्टी थोड़ी ना टूट गई। पार्टी को डर है कि ममता बनर्जी खुद हार गई, वो हमें क्या जिताएगी, उससे खुद के यहाँ से पार्टी। सर एक खबर केरल की आपको बताना जरूरी है। केरल में आपको मालूम है एक वक्त बहुत बड़ा विवाद हुआ था, ये जो वक्फ वाला नया बिल बना उससे पहले की बात है। वहां एक इलाका है मुनम्बम, याद आ गया आपको सर मुनम्बम का मामला? तो यहाँ पर 600 हिंदू और ईसाई परिवार रहते हैं। इनकी 404 एकड़ की जमीन है जिस पर वक्फ ने अपना दावा कर दिया था। बहुत इस पर विवाद हुआ था जब ये सब जगह मीडिया में छप गई कि भाई 404 एकड़ 600 परिवार। तो वहां पर उस वक्त जो लेफ्ट की सरकार थी उनको इस पर इंटरवीन करना पड़ा था और वक्फ ने भी सफाई दी थी, फिर उसने कुछ अपना दावा नहीं किया था। अब उसने जैसे यहाँ ये सरकार बदली है, ये 404 एकड़ की जमीन को केंद्र का जो डेटाबेस है, पोर्टल है जो उम्मीद पोर्टल, उस पर रजिस्टर कर दिया। वक्फ बोर्ड ने दोबारा रजिस्टर कर दिया, मतलब फिर उसने बता दिया कि ये जमीन हमारी है। वो मैटर जो पूरी तरीके से लग रहा था कि खत्म हो गया है, सत्ता परिवर्तन होते ही वो दोबारा रिवाइव कर दिया गया। इसका क्या मतलब निकाला जाए, इसको लेकर के वहां के जो बीजेपी के नेता हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने कल केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री जो हैं किरण रिजिजू, उनसे मुलाकात भी की है। तो मामला इसका मतलब क्या है सर? ये देखिए मैंने देखिए उम्मीद में डाल दिया, मतलब आपने क्लेम कर दिया। नहीं, देखिए जब सरकार बन रही थी तब मैंने आपसे कहा था, इसी कहानी कुर्सी में हम लोग जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे इस सरकार को मुस्लिम लीग चलाएगी और उसका पहला पुख्ता प्रमाण ये मिल रहा है। चाहे कांग्रेस बेशक उसका पहला तो सर वंदे मातरम पे नहीं खड़े होकर दिया था। नहीं वो ठीक है, पहले भी वो सब एक करते रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग का एजेंडा जो है साफ साफ दिख रहा है। मुस्लिम लीग से इस सरकार को चला रही है। ये फैसला मुस्लिम लीग का है, बिल्कुल है, इसमें कोई कहने की जरूरत है। यदि कांग्रेस की अकेले वहां पर सरकार होती तो संभवतः ऐसा काम करने से कांग्रेस पार्टी डरती। क्यों डरती? क्योंकि कांग्रेस अभी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको पता है कि हम इस प्रकार का काम करेंगे तो इसका रिएक्शन दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम लीग को इसका डर नहीं है। मुस्लिम लीग को डर है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे मजबूत हो केरल के अंदर, मुसलमानों की ताकत को हम कैसे गोलबंद कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने बड़ी बात मानते हैं आप ये बहुत बड़ी है, ये आग लगाने वाली बात है। ये केरल में आग लगाने जैसी घटना है और इसकी प्रतिक्रिया कायदे से देश भर में होनी चाहिए। आगे आपको मैं दो बयान और दिखाता हूं इस पर। तो खैर अब आपने जैसा कहा, देखते हैं बीजेपी को भी इस पर मुझे लगता है बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए, बीजेपी को स्टैंड लेना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद को स्टैंड लेना चाहिए, जितने हिंदू संगठन है साधे साधु मंत्रों को स्टैंड लेना चाहिए। विजय जी मैं तो कह रहा हूँ ये गंभीर मसला है कि बल्कि उस पर उम्मीद पे करके तो आपने उसको एक तरह से वेरीफाई कर दिया कि ये जमीन हमारी। ये तो सरकार की बना हुआ है ना, सरकार ने कहा था कि भाई उम्मीद में आप डाल दीजिए अपनी जमीन को। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये कांग्रेस की सरकार आने का ही इफेक्ट है। कांग्रेस की सरकार आने से ज्यादा मैं समझता हूँ जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में मुस्लिम लीग का होने का बड़ा इफेक्ट है। ड्राइविंग सीट पर वो दिखाई देती है इस फैसले से। सर आगे दो बयान मैं आपको केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिखाने जा रहा हूं। इंटरेस्टिंग बयान है क्योंकि वो आप सुनिएगा जरा। नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री बने 12 साल हो गए। इस बारे में, इस दौरान मोदी जी के वर्क स्टाइल के बारे में, उनकी सोच के बारे में, दूरंदेशी के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। उनसे जुड़े बहुत सारे दिलचस्प किस्से भी लोग बताते आए हैं जो उनको जानते हैं नजदीक से। ऐसी कुछ बातें शिवराज सिंह चौहान जी ने वो शेयर की हैं। शिवराज जी ने मोदी जी के साथ 35 सालों के अपने संबंधों पर अपनापन नाम से एक किताब लिखी है, जिसका विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने किया। और यहां पर इस कार्यक्रम में शिवराज जी ने नरेंद्र मोदी से जुड़े बहुत सी बातें बताई। बहुत सी बातें इस किताब में होंगी, मैंने दो उठाई हैं उसमें से, वो मैं आपको सुना रहा हूं। पहले वो एक बता रहे हैं कि मैं जब मुख्यमंत्री बना पहली बार और मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो मैं उनके पास गया कि भाई इनकी गुजरात की योजनाएं जो हैं कैसे चल रही है, एक बार जरा जाके समझा जाए, कुछ अपने को मदद मिलेगी। तो उन्होंने कहा मैं उम्मीद ये कर रहा था कि उन्होंने वहां किसी अफसर को रखा होगा, कुछ लोग होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, वो मुझे ब्रीफ करेंगे। तो वहां जाके देखा तो मोदी जी खुद खड़े हैं और एक एक चीज खुद डिटेल में मुझे उन्होंने खुद बताई एज चीफ मिनिस्टर। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सुनिए। मैं नया नया मुख्यमंत्री बना था, मैंने कहा मोदी जी से कि मुझे गुजरात की अच्छी योजनाएं देख के समझना है। उन्होंने कहा आ जाओ। मैं पहुंचा तो मैंने सोचा कि
कुछ अफसरों को मेरे साथ बिठाया जाएगा और वो अधिकारी उन योजनाओं के बारे में जानकारी दे देंगे। लेकिन मैं जान के आश्चर्यचकित रह गया, नरेंद्र भाई स्वयं उपस्थित थे, उनके मंत्रिमंडल के सारे वरिष्ठ मंत्री उपस्थित थे, प्रेजेंटेशन का पूरा इंतजाम किया गया था और एक एक योजना रुचि लेके नरेंद्र भाई ने, कई बार मुझे लगा वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश से इतना क्या लेना देना, लेकिन एक एक योजना नरेंद्र भाई ने हमारे सामने प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक्सप्लेन की और उनमें से कई योजनाएं मैंने पकड़ ली। इस पर बात करेंगे। अभी एक खबर आ रही है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री विजयन के घर पर ईडी की रेड हो गई है और इसके बाद आप देखिए ये, अरे काफी हंगामा हो रहा है। ये सीपीएम के समर्थक हैं और वो हंगामा वहां कर रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट पुलिस से भिड़ंत हो रही है। गाड़ी, ये ईडी के अफसर अगर इस गाड़ी में, ओह, ईंट पत्थर चल रहे हैं गाड़ी के ऊपर, गाड़ी चल रही है क्या सर? नहीं, गाड़ी में लोग हैं और ईंटें पत्थर मारे जा रहे हैं गाड़ी के ऊपर। बहुत गंभीर बात है, ये तो बिल्कुल जान पे बनाई उनकी, जो अंदर लोग हैं। ये देखिए हो रहा है केरल में कि पूर्व मुख्यमंत्री की जांच क्यों हो रही है, ईडी क्यों जांच करने पहुंच गई पूर्व मुख्यमंत्री विजयन की। उन पर बहुत सारे मामले हैं, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर आरोप, लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है जो हो रहा है। समीर जी, भाई अंदर बैठे लोगों का क्या हाल होगा? और राज्य सरकार, ईडी के अफसर ही होंगे अंदर, ईडी के अफसर है। मुझे लगता है राज्य सरकार ने पूरी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है। वहां पर सतीशन को पूरी सुरक्षा उनको उपलब्ध करानी चाहिए थी ईडी को, और मुझे लगा केंद्रीय एजेंसी उसको भी वहां पर सुरक्षा देनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से माहौल है, कम्युनिस्टों का जिस तरीके से वहां गुंडागर्दी रही है और कांग्रेस भी इसमें शामिल रहेगी उनके साथ समर्थन के अंदर, तो ये बहुत दुखद है। मतलब अगर कोई वायलेंट कर दे, मार दे, ईंट सर पे मार दे अगर, तो अधिकारी की जान भी जा सकते हैं। इस तरीके से होना, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसको देखना चाहिए। जब भी ईडी की एजेंसी जाए तो केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पहले से रहे, कम से कम लोकल पुलिस भी वहां बड़ी संख्या में रहे। पुलिस भी नजर नहीं आ रही वहां पे कि बड़ी संख्या में पुलिस बल उनको रोके। हिंसा का क्या मतलब है? हिंसा का मतलब क्या है? अब फिर कह देंगे कि ये तो कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी में है, पुलिस नजर भी नहीं आ रही हिंसा, तो फिर बुरा मानते हैं लोग। नहीं, इसमें बुरा मानने जैसा नहीं, उनके लिए तो मेडल जैसा है, वो तो इसी तरह से व्यवहार, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। और सचमुच ये अकल्पनीय है कि सरकार बदल गई और वो ईडी के अधिकारियों की गाड़ी पर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। और अगर इसको ध्यान से आप देखिए तो जहां जहां भी कम्युनिस्ट मॉडल है, बंगाल में ऐसे ही हमने देखा, ऐसे ही हमने त्रिपुरा में देखा और ऐसे ही हम केरलम में देखते हैं। और सवाल ये है कि ये जितने सारे लोग दिख रहे हैं, क्या इनको सतीशन, वीडी सतीशन जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो इन सब को कानून के दायरे में ऐसा सबक सिखाएंगे तो दोबारा किसी ऑफिशियल वर्क में ये मुश्किल न करें? क्योंकि अभी तो कांग्रेस की सरकार भले है, लेकिन कम्युनिस्ट तो उनके खिलाफ भी खड़े हैं, तो लड़ाई तो उन्हीं से होनी है। अभी तो और किसी से लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, ईडी वाला तो एक दिन रेड होगी, 2 दिन रेड होगी, लेकिन सामान्य कितनी मुश्किल सतीशन के लिए होने वाली है ये उनको। और मैं फिर कह रहा हूं, इन सब लोगों के ऊपर कितनी देर में कार्रवाई होगी इससे तय होगा। एक तरह से आप लॉ एंड ऑर्डर का फर्स्ट रियल टेस्ट आप कह सकते हैं वीडी सतीशन का। इनका तो तबीयत से इलाज होना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। मतलब इसमें तो कोई इतनी बहस की भी जरूरत नहीं है कि सरकार को भी देखना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर पर, और जिस भी तरह से कंडेम करने की बात क्या कहना है इसमें। ये तो खतरनाक बात है कि इस तरह से कोई अपना प्रदर्शन करे, नाराजगी करे, और ईडी ऑफिशियल्स के खिलाफ मतलब प्रदर्शन भी करना है। आप उनको रोक सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा रोक लेंगे कि हमला कर रहे हैं। हाँ, वही हमला करना जो है वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और ये सही बात है कि ये वीडी सतीशन के लॉ एंड ऑर्डर का भी टेस्ट है कि वो कैसे देखते हैं। जिस तरह का क्या है विजयन के ऊपर मामले, एक तो कुछ वो गोल्ड से जुड़ा शायद एक मामला बहुत चलता है, कई सारे मामले, गोल्ड स्मगलिंग का, गोल्ड स्मगलिंग का भी मामला, बहुत सारे मामले उन पर चल रहे हैं। हेल्थ का एक बड़ा स्कैम है, गोल्ड का एक बड़ा स्कैम है, उनकी बेटी उसकी का एक बड़ा स्कैम है, उनकी बेटी भी तो है। और कांग्रेस, राहुल गांधी ये प्रचार करते थे कि इनके ऊपर क्यों कभी ईडी की रेड नहीं होती, इनके ऊपर मामले हैं, इनके ऊपर क्यों कोई जांच एजेंसी नहीं जाके छापा मारती है। और जिस दिन हुआ उस दिन ये हुआ। प्रोफेसर देखिए, अभी कहा जा रहा था ना कि ये कल्चर कहाँ पर है, तो ये कल्चर आपको, वायलेंस का कल्चर जो है वो बंगाल में भी वामपंथियों की देन थी, केरल में भी वामपंथियों की देन थी। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी ज़रा ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी बंगाल में जब ऑफिसर्स गए थे, जुडिशियल ऑफिसर को जब बंधक बना लिया था ममता बनर्जी के लोगों ने,
उससे ये दूसरा नजारा तो कहीं से सर नहीं एक दिख रहा बता है। दूं मैं ऐसा बात ही तो केवल नजारा ऐसा ही दिख नहीं है कि गाड़ी पर पथराव हुआ है, ईंट पर, उनको पहले पीटा है, ईडी के अफसरों को पहले पीटा है, उससे पुलिस किसी तरह गाड़ी तक ले आई तो गाड़ी के ऊपर सारे शीशे तोड़ दिए और बैठे हुए हैं क्यों न कहा जाए कि ईडी के अधिकारियों को सतीशन की सरकार जानबूझकर इस तरह से कर रही है जिससे उनके ऊपर हमला हो, वो डर जाएं और दोबारा कभी कहीं कोई ईडी के अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई न करें, क्योंकि ये तो असंभव है ना। आने वाले दिनों में तो ये तो कांग्रेस के असंभव है नेता कि के पुलिस पर कांग्रेस के नेताओं पर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप और होंगे। विजयन अंदर हैं, घर में हैं अपने, इस पूरे दौरान पूर्व मुख्यमंत्री विजयन अंदर हैं। ये उनका काम था कि वो आप आके अपने समर्थकों को जो है कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं करोगे। कैसे कहेंगे? ये पूरे उनकी कल्चर में है, समर्थकों को वायलेंस उनके कल्चर का हिस्सा है। बुलाने के लिए समर्थकों को इकट्ठे कैसे हो गए इतने समर्थन? पुलिस ने रोका क्यों नहीं उनको आने के लिए? समर्थक आना एक बात है, आना नहीं, समर्थक आएगा वहां तक पहुंच जाना ईडी अधिकारी तक। हमेशा ऐसा होता है तो बुलाया ही जाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी ममता बनर्जी के लोग उनको बुलाए। विजयन भाई वही तो कह रहा हूं, बाहर आके विजयन बाहर आकर के लोगों को कह सकते थे कि भाई ऐसा नहीं, आप हट जाइए यहाँ से। और जब मार पिटाई हुई है तो मुझे तो चाहिए कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो बहुत ही सीरियस मामला बन गया है और कभी देश में कहीं नहीं देखा। आप लाख इल्जाम लगाओ एजेंसियों के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर कि ये विपक्षियों को टारगेट करता है, व्हाटएवर, मगर ये तो हमने कहीं नहीं देखा, किसी स्टेट में नहीं देखा। इनफैक्ट बंगाल में भी कभी नहीं देखा हमने। ममता बनर्जी धरने पे जरूर बैठ जाती थी, सड़क पर बैठ जाएंगी, वो तो ठीक है, मगर ये कभी नहीं हमने। केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट मंगाना चाहिए राज्य सरकार से, डीजीपी से, कि भाई कैसे मंगवा ही लेंगे, लेकिन इनके ऊपर इस तरीके से हमला हुआ। क्या नारे लग रहे हैं? मेरे ख्याल से मलयालम में कुछ नारे हैं। विजयन आ गए नहीं मलयाली में एनीवे आप देखिए इस पर आगे क्या एक्शन लिया जाता है, लेकिन बहुत ही गंभीर खबर है। लेकिन आज कहानी कुर्सी में समय इतनी इजाजत दे रहा है।